हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों ने पहले चैप्टर का वन शॉट तो देख ही लिया होगा और आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसकी रिएक्शन बच्चों को बहुत परेशान करती हैं और बच्चे नहीं समझ पाते कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही हम इसको खत्म करने वाले हैं भाई, क्योंकि आज वन शॉट कवर करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो आपकी एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड पूरा का पूरा लेक्चर डिजाइन किया गया है और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये लेक्चर डिजाइन है। कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टॉपिक सर ने छोड़ दिया है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक वो चीज जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जिन जिन टॉपिक से पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हम सिंगल लाइन नहीं छोड़ने वाले और वन शॉट में टीचर्स हमेशा एक एक रिएक्शन को समझा कर निकल जाते हैं। हम 10-10 रिएक्शन को समझाएंगे आज और हर एक वो चीज कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हम प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे और सारी चीजें आपको मिलेंगी। वेल एक्यूरेट तरीके से नोट्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जब मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की स्टार्टिंग करता हूं तो सभी बच्चों को पता होगा इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं वहीं से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है। तो सर ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये होते क्या हैं? दरअसल आपने गाड़ी की इंडिकेटर लाइट देखी होगी, जो कि जब हमें लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना होता है तब हम उसे क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं और पीछे वाले को यह पता चल जाता है कि हम लेफ्ट साइड मुड़ने वाले हैं, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। या हमें राइट साइड मुड़ना होता है तो हम ऐसा करते हैं, यानी हम पीछे वाले को इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई हम इधर मुड़ने वाले हैं या हम इधर मुड़ने वाले हैं। इसी तरह से इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं, लेकिन किसके लिए इंडिकेट करते हैं? एसिड एंड बेस के लिए इंडिकेट करते हैं। यानी अगर मैं इंडिकेटर को ऐड करता हूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि वो एसिड सोल्यूशन है या वो बेस सोल्यूशन है। लेकिन सर कैसे पता चलेगा कि वो एसिड सोल्यूशन है या बेस सोल्यूशन है? उसके लिए आपको इंडिकेटर की स्टडी करनी होगी। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पर दिखाए गए हैं कि मेरे पास एक इंडिकेटर है जिसका कलर सभी बच्चों को साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका कलर ब्लू है। बच्चों कैसा कलर है इसका? ब्लू कलर है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इस सोल्यूशन में ऐड किया तो मैं देख रहा हूं कि इसका कलर चेंज हो गया है और इस समय इसका कलर बच्चों कैसा हो चुका है? रेड कलर का हो चुका है। यानी कि ब्लू इंडिकेटर, ब्लू पेपर मेरे पास था और जैसे ही मैंने सॉल्यूशन में बच्चा ऐड किया तो इसका कलर रेड हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडिकेट करना चाहता है कि ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन एसिड है। यानी कि जब हम लिटमस पेपर को ऐड करते हैं, ये लिटमस पेपर है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अभी मैं बात करता हूं उनकी, अभी मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं। यानी इंडिकेटर ऐसे हैं जो कलर को चेंज करते हैं और हमें बताते हैं कि वो सामने वाला एसिड है या बेस है। जैसे मुझे नहीं पता था कि इस सॉल्यूशन में क्या है, तो लेकिन मुझे यह पता था कि अगर मैं इंडिकेटर को ऐड करूंगा, कौन से वाले इंडिकेटर को? ब्लू वाले को, अगर इसका कलर रेड हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एसिड होगा। बच्चों क्या होगा? एसिड होगा। लेकिन जब मैं बेस के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा तो मुझे जो लिटमस पेपर चाहिए होगा बच्चों, वो रेड कलर का चाहिए होगा और ये रेड कलर चेंज हो जाएगा किस कलर में? जरा ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि जो यहां सॉल्यूशन यूज किया गया है वो बेसिक सॉल्यूशन यूज किया गया है। यानी लिटमस पेपर भी कई टाइप्स के होते हैं, कई कलर्स के आते हैं। अगर आप लिटमस पेपर खरीदेंगे तो आपको दो स्लाइड्स मिलेंगी, एक ब्लू कलर की मिलेगी, एक रेड कलर की मिलेगी। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर इस रेड वाले को एसिड में डाल दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। अगर इस रेड लिटमस को आप ऐड कर देते हैं एसिड के अंदर तो आप देखेंगे इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज बाबू, यहां पर कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। या आप इस ब्लू वाले को बेस में ऐड कर देते हैं तब भी आप देखेंगे कि अगर आप इस ब्लू वाले को किसके अंदर ऐड कर देते हैं? बेस के अंदर, तब भी आप देखेंगे आपको कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको पता करना है कि ये एसिड है या बेस है तो पहले एक बार आपको रेड कलर वाला लिटमस इसमें टिप करना पड़ेगा और फिर ब्लू वाला जो अपना कलर चेंज कर दे उससे आपको पता चल जाएगा। अगर
अगर रेड वाले टिप करने से ये ब्लू में चेंज हो गया तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा हो जाएगा सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपने ब्लू वाला टिप किया और रेड में चेंज हो गया तो आप समझ जाएंगे कि ये एसिडिक सोल्यूशन होगा। बच्चों इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और जनरली अगर आप स्कूल जाते होंगे तो जो आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा वो लिटमस पेपर का ही कराया गया होगा। ये लिटमस पेपर आपके लैब्स में होते हैं, हो सकता है टीचरों ने आपसे मंगवाए भी हो, आप खरीद कर गए हो और वहां पर एक्सपेरिमेंट को आपने किया हो। किन किन बच्चों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है भाई? हाथ तो नहीं ऊपर कर सकते लेकिन कमेंट तो कर सकते हो ना यार, तो कमेंट कर देना बच्चों, ठीक है ना? कमेंट करना और बताना कि किन किन बच्चों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है। हाँ, तो ये बहुत ही प्यारा सा एक चार्ट आपके सामने है। पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक तरीके की डाई होती है जो कलर को चेंज करके बताती है कि भाई सामने एसिड है या बेस है। लेकिन इंडिकेटर्स के कई टाइप्स हो सकते हैं। जनरली हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। ये तो लिटमस के टाइप्स हो गए, ये तो लिटमस के टाइप्स हो गए बच्चा। ये जो आपको दिया गया है ना, ये पहले के ही 2 टाइप हैं यहां पर, और ये दूसरे टाइप का लिटमस हो गया, लिटमस नहीं, ये दूसरे टाइप का इंडिकेटर्स हो गए, और ये तीसरे टाइप के इंडिकेटर्स हो गए। यानी 3 टाइप के इंडिकेटर्स हम पढ़ते हैं। एक ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, एक ऐसे इंडिकेटर्स जिन्हें बनाया जाता है, और एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं बच्चा जो अभी आप देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम 3 के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जो स्मेल को चेंज करते हैं। अभी मजा आएगी आपको, बहुत मजा आने वाली है। अरे बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको स्लाइड मिलेंगी, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और मजा आएगी। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना उनको तो मजा आ जाएगी रिवाइज करने में, ठीक है ना? और आपके एग्जाम बोर्ड तो बहुत पास में है, तो इसीलिए भाई रिवाइज करते जाओ। बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं, चैनल से जुड़ जाना, ठीक है ना? चलो आ जाओ। हमने क्या कहा, अगर आप रेड लिटमस लेते हैं तो रेड लिटमस देखने में कैसा होता है? रेड होता है। भाई आपने शुरुआत में बता दिया कि रेड लिटमस आप ले रहे हैं, तो इनका नेचर कैसा हो गया भाई? ये रेड कलर के होते हैं। और अगर आप इनको एसिड में ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कोई कुछ नहीं होगा भाई, जैसा कलर था वैसा ही है, अभी भी रेड ही कलर का है। लेकिन जैसे ही आप इनको बेस में ऐड कर देते हैं तो ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं बच्चों, और ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। किस कलर के हो जाते हैं बच्चों? ब्लू कलर के हो जाते हैं। यानी कि जब आप रेड लिटमस लेते हैं और बेस में ऐड करेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा। अभी अभी बताया था बच्चों, अभी अभी बताया था। अब हम बात करते हैं ब्लू कलर के लिटमस को। तो ब्लू कलर का लिटमस देखने में भी ब्लू होगा। अरे देखने में भी ब्लू होगा, अरे ब्लू कलर दे रहे हैं तो भाई ब्लू ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको बेस में ऐड करूंगा तो देखूंगा ये तो ब्लू कलर का ही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एसिड में ऐड किया तो ये रेड कलर का हो गया बच्चों। किस कलर का हो गया? ये रेड कलर का हो गया। यानी कि ब्लू वाला लिटमस एसिड के साथ कलर चेंज करके रेड कलर हो जाता है। ये बातें समझ में आई क्या? ठीक है। फिर बात आती है फिनोल्फ्थेलिन की। तो अब फिनोल्फ्थेलिन के नाम से देखने पर ये नहीं पता चल रहा कि ये किस कलर का होगा। तो हमने लिखा ना कि नेचर। कई बच्चे पूछते हैं सर फिनोल्फ्थेलिन किस रंग का होता होगा? तो भाई फिनोल्फ्थेलिन का कलर ही नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं भाई ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस होता है। और इसी कलरलेस के सॉल्यूशन में एक तरीके का सॉल्यूशन है, लैब में बनाया जाता है। अगर इसमें आप ऐड करेंगे एसिड तो ये अपने कलर को कर लेगा कलरलेस। तो कुछ किया क्या इसने? कुछ नहीं किया। एसिड डालने पर कुछ चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि कलरलेस तो ये पहले से था और एसिड डालने के बाद भी ये कलरलेस ही है। लेकिन जैसे ही आप इसमें बेस ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। यानी अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन है आपके पास ए यानी एसिड, एक सॉल्यूशन है आपके पास बी यानी बेस। अगर आपने एसिड को ऐड किया और आपने देखा कोई भी चेंजेस नहीं आए तो आप समझ जाएंगे कि पक्का ये एसिड ही होगा। हमें नहीं पता था कि ऐसे एसिड है, हमें पता ही नहीं था। हमारे पास 2 बीकर थे, एक 1 था एक 2 था, ए और बी, और हमें ये नहीं पता था कि ए में एसिड है या बी में एसिड है। तो हम क्या करेंगे? ए को किस में डालेंगे? फिनोल्फ्थेलिन में। अगर हम देखेंगे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ तो पक्का ये एसिड होगा। और जैसे ही हमने बी को डाला तो इसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि बी वाला क्या होगा? बेस होगा, और ए वाला एसिड होगा। एसिड डालने पर कोई चेंज नहीं हो रहा बच्चों, लेकिन बेस डालने पर ये पिंक कलर का हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेथाइल ऑरेंज की, जो कि देखने में रेडिश ऑरेंज की तरह होता है। और जैसे ही आप इसमें एसिड ऐड करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जैसे ही आप इसमें बेस ऐड करते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। यानी ये दोनों कंडीशन में कलर को चेंज करता है। आपका एक नॉर्मल कंडीशन इसकी जो थी, यानी कि इसकी जो नेचुरल कंडीशन थी वो थी रेडिश ऑरेंज वाली।
मेथिल ऑरेंज की, जैसे ही मेथाइल ऑरेंज में आपने ऐड कर दिया एसिड तो वो हो गया रेड, लेकिन जैसे ही आपने ऐड कर दिया बेस तो वो हो गया येलो। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार, हाँ बहुत बार। तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, यहाँ पे रिवाइज आप कर रहे हैं, मजा आएगी आपको, और जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो हम बताते चलेंगे। हाँ, इससे आप देखेंगे, क्रॉस चेक करके देख लो, हर एक दूसरे तीसरे साल आपको इंडिकेटर से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। और बहुत ही प्यारा सा एक इंडिकेटर बताने जा रहा हूं जो कि नेचुरल है एक तरीके का, और वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिड या बेस के आने पर। यानी ये इंडिकेटर किस बेस पर होते हैं, इनका सेंस होता है स्मेल के ऊपर। ये अपनी स्मेल को चेंज करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। सर कैसे करते होंगे, पहले एग्जांपल तो देख लो। अरे एग्जांपल, अरे बहुत इस समय महंगी है ओनियन और वेनिला। तो ओनियन तो बहुत ही महंगी होगी इस समय। तो ओनियन जो होती है ना, एक स्मेल होती है ओनियन की। देखो वेलेना आपने भी कभी ना कभी खाया होगा, इसकी चॉकलेट भी आती है और इससे बनी हुई आइसक्रीम भी आती है। जनरली आइसक्रीम वेनिला वाली बच्चों ने खाया होगा, बच्चों को पसंद भी होती है। किसने किसने खाया है कमेंट जरूर करना। सर आप ये पूछ रहे हैं किसने खाया है किसने पिया है, इसकी कमेंट आप करवा रहे हैं, और जो काम की चीजें हैं भाई काम की चीजें अपने आप कर देना यार, ठीक है ना, इतना सोचने वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। तो हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में दो चीजें हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में दो चीजें हैं, ओनियन है और वेनिला है। इनकी एक स्मेल होती है, हम स्मेल करके बता सकते हैं कि सामने ओनियन रखी है या वेनिला, ठीक है। इनकी प्रॉपर एक स्मेल होती है। अब देखो स्मेल में क्या होगा कि अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करता हूं तो अगर मैं इसमें एसिड को ऐड कर दूं, किसमें किसमें वेलिना को, ओनियन में, अगर मैं ओनियन में एसिड को ऐड करूं बाबू, अगर मैं इसमें एसिड को ऐड करता हूं तो अगर एसिड ऐड करने पर इसकी स्मेल चली जाए, बोलना ध्यान से, चली जाए, जाएगी क्या? अरे नहीं जाएगी बच्चों, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। दो चीजें अपने पास हैं, एक तो अपने पास एसिड है, एक तो बेस है। ये एसिड हो गया और ये अपना क्या हो गया, ये बेस हो गया। जैसे ही आप ओनियन में एसिड ऐड करते हैं तो आप देखते हैं नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे बेस तो इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, यानी इसमें आप देखेंगे नो स्मेल, नो स्मेल। लेकिन यहां पर बेटा स्मेल आएगी, यहां पर स्मेल स्मेल प्रेजेंट होगी, स्मेल होगी, और इसमें स्मेल अब्सेंट हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मैं ओनियन की बात करता हूं, अगर मैं ओनियन में एसिड को मिला दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ओनियन की स्मेल अभी भी नहीं गई, अभी भी वो ओनियन की तरह ही स्मेल आ रही है। लेकिन अगर मैं उसमें बेस को ऐड करता हूं तो जनरली मुझे देखने के लिए मिलता है कि ओनियन की स्मेल गायब, वो गई। सर इसका एक एग्जांपल बताइए ना, बेहतर से एग्जांपल बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं, बढ़िया से एग्जांपल बता दूं, कभी नहीं भूलेगा। हाँ सर, हमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि एसिड में स्मेल बची रहेगी कि जाएगी, कि बेस में बची रहेगी कि जाएगी। अभी तो सर आप पढ़ा रहे हैं तो मुझे याद है, और मुझे ये याद है आपने बताया कि एसिड ऐड करने पर स्मेल नहीं जाती, ओनियन की जो स्मेल है वो बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इसमें बेस ऐड करते हैं तो इनकी स्मेल गायब हो जाती है, स्मेल अब्सेंट, गायब ओनियन की। इसी तरह सेम केस वेनिला वाले में भी होता है। तो सर ये याद कैसे रहेगा, एग्जाम हॉल में सर कंफ्यूजन होती है और भूल जाता है। आपको ट्रिक बताऊं क्या? अरे आपको ट्रिक बताऊं ना, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा। अरे बोलो बता दूं क्या? हाँ बता दीजिए सर, इससे अच्छा क्या होगा बताइए ना। अरे बिल्कुल बताऊंगा, सुनो जरा ध्यान से सुनो। अगर आपने रात में प्याज वगैरह खाया है, ऑनियन वगैरह खा ली है, तो आपका मुंह सुबह कितना, समझ ही रहे होगे क्या होता है। तो आप जाते हैं जल्दी जल्दी सुबह उठकर और ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट में आपके क्या होता है, बेस, क्या होता है, बेस। और जैसे ही आपने ब्रश किया अच्छी तरीके से तो वो स्मेल गायब, अरे वो स्मेल गायब हो गई। यानी कि ब्रश करने से, टूथपेस्ट करने से स्मेल गायब हो जा रही है, और टूथपेस्ट में होता है बेस। क्या होता है बच्चों, बेस। इसीलिए बेसिक मीडियम में स्मेल गायब हो रही है और एसिडिक मीडियम में गायब नहीं होती है। तो इस तरह से हमें याद रहेगा टूथपेस्ट के एग्जांपल से कि हम आखिर टूथपेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये सभी को पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो जो स्मेल आ रही है वो चली जाए। तो टूथपेस्ट में बेस होता है, तो बेस ने क्या किया, ओनियन की स्मेल को गायब कर दिया। तो इसी तरह से हम ओनियन और वेनिला यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को याद रखते हैं। बच्चों मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर, क्यों नहीं आएगी, अभी तो आपने स्टार्ट किया, अभी बहुत चैप्टर बचा हुआ है।
तो मजा धीरे धीरे आना बंद हो जाएगी, नहीं आएगी बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार मजा हम दिलाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे ताकि आपको आनंद भी मिलता रहे और चीजें भी समझ में आती रहे। आइए देखते हैं एसिडिक मीडियम की बात करते हैं। तो एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो पहले बताओ ये स्वाद में कैसे होते हैं? अरे खट्टे खट्टे होते हैं ना, मजा आती है ना इमली खाने में? अरे बोलो ना, इमली खाने में मजा आती है कि नहीं? हाँ, वैसा ही कुछ टेस्ट, वैसा ही कुछ टेस्ट। और हाँ, अरे ऐसा नहीं भाई, हाँ, तो अगर इनका हम टेस्ट देखेंगे तो बड़े कड़वे होते हैं, खट्टे कह सकते हो तुम इनको ना, सॉर इन टेस्ट। और ये क्या करते हैं, ये लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड कलर में। कौन से वाले? ब्लू लिटमस को। ये बातें बिल्कुल याद रखना है आपको कि जो आपके पास ब्लू लिटमस होगा वो चेंज हो जाएगा बच्चों, किस में? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये H+ आयंस देते हैं। सर ये क्यों H+ आयंस देते हैं? कैसे पता चलेगा कि H+ आयन देते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना यार। आ जाओ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया हमने HCl का। अगर इस HCl को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो HCl ब्रेक डाउन होगा बच्चों H+ में और Cl- में। तो आप देखेंगे यहां पर आपको H+ मिल रहा है। कोई सा भी एसिड होगा तो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, हाँ, कि एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि उसके पास H+ तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यानी H+ आयंस को रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं बच्चों। बताओ कौन रिलीज करता है? एसिड। बातें क्लियर है क्या? हाँ, एसिड H+ आयंस को रिलीज करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस कर देते हैं। और अगर हम बात करते हैं, कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो प्लांट में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं। इन एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। बोलो हाँ, ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई। हाँ, तो बहुत सारे एसिड ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं। अगर गलती से स्किन में पड़ जाए ना तो स्किन गायब हो जाएगी, पूरी हड्डियां पिघल जाती हैं, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ये एसिड। हाँ, तो एसिड का ये जरूरी नहीं है कि एसिड आपके लिए हार्मफुल ही हो। कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे नींबू तो सबने खाया होगा, लेमन वगैरह खाते रहते हो। हाँ, तो उसमें जो जो उसमें जूस निकलता है ना, लेमन जूस जो निकलता है, वो भी तो एसिड ही है एक तरीके का, लेकिन वो ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है, इन बातों को हमने लिखा और बच्चों ने पढ़ा और बच्चों को मजा आई। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल सर हमें याद करवा दीजिए किसी तरह से। तो एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एसिड के 4 ग्रुप बांट दिए। तो हमने कहा कि पहले ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर हम कहेंगे वीक एसिड, फिर हम कहेंगे कौन से? कंसंट्रेटेड एसिड, फिर हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बनते हैं और वीक एसिड कैसे बनते हैं। आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। जो एसिड जितने H+ आयंस देगा, अगर वो ज्यादा H+ आयन दे रहा है मतलब मोर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर वो कम H+ आयन दे रहा बच्चा तो वो वीक एसिड हो जाएंगे। यानी ऐसे एसिड्स जो बहुत सारे मोर H+ आयंस को रिलीज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन जो बहुत ही लेस H+ आयंस को रिलीज करते हैं, बहुत लेस H+ आयन को रिलीज करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। जैसा सबसे पहला एग्जाम्पल तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रट लेना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को रट के बैठ जाना। HCl देखने के बाद ये मत सोचना कि एसिड कौन बेस कौन, याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि HCl बेस होता है बच्चों। क्या होता है? बेस होता है। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसीलिए मैंने सामने आपके केमिकल नेम भी लिख दिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिख रखा है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। मैं इनको कहूंगा कि ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं बच्चों। ये तीनों एग्जाम्पल आपको रटे होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने नीचे और भी लिखे हैं, आप उन्हें भी याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड के तीनों एग्जाम्पल आपके जुमा केसरी जैसे जुमा में होने चाहिए। कौन कौन से? एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दिमाग में घुसेड़ लो, जुबान में ले आओ, ठीक है ना, ये भूलने नहीं चाहिए आपको। ये एमसीक्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे एग्जाम के, उनको पता होगा कि हाँ कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब बात आती है इन दोनों की समझने की, कि एक है कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, एक होता है डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। तो इन दोनों एसिड को समझना है तो आपको वाटर की कहानी को समझना पड़ेगा, H2O की कहानी को समझना पड़ेगा। अगर मैं एक एसिड लेता हूं और उस एसिड से मैं पूरे के पूरे वाटर को, H2O को रिमूव कर देता हूं, यानी कि अगर मैंने एक एसिड लिया है और उस एसिड में जो मैं H2O की बात करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, ये मैंने ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिए हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं और एसिड यहां पर ज्यादा है। तो इसको मैं कह दूंगा कि ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया कंसंट्रेटेड एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं और एसिड का लेवल ज्यादा होता है, वो एसिड कंसंट्रेटेड एसिड कहलाते हैं। लेकिन डाइल्यूट एसिड में हमेशा ऐसा होता है कि मेरे पास एक एसिड होता है और उस एसिड में मैं ऐड कर देता हूं क्या, उस एसिड में मैं ऐड कर देता हूं मोर H2O को, यानी मोर वाटर के मॉलिक्यूल्स को। यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं और एसिड यहां पर कम हो जाता है, क्योंकि आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मिला दिए हैं। इसी को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। सर ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसी डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आपको यूं ही जला सकता है। अगर स्किन में पड़ गया ना गलती से एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो पूरी स्किन गल जाएगी, जल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतने खतरनाक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते हैं। अभी तो हम क्लास 10th में हैं, तो हम जर्नली यूज करते हैं डाइल्यूट एसिड का, और इसमें हम बहुत ज्यादा वाटर मिला देते हैं ताकि कम से कम एसिड रहे और हमारे एक्सपेरिमेंट भी हो जाएं और हमें कोई नुकसान भी ना पहुंचे। बातें क्लियर हैं? समझ में आ रहा है? आएगा बच्चों, जरूर आएगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे बढ़ते जाओ, देखते हैं क्या होता है। कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, जनरली आप इनका यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि हो गया एसिडिक एसिड। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले बोर्ड के क्वेश्चन हैं। एसिडिक एसिड आपके विनेगर में होता है, सिरका, जनरली इनका यूज किया जाता है अचार वगैरह जब आप बना रहे होते हैं ना, उस दौरान। हाँ, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है। रोज खाते होंगे सभी बच्चे, इस समय तो ऑरेंज बहुत आ रहे हैं, ठंडी का समय आने वाला है, एग्जाम भी आने वाला है, ऑरेंज भी आ गए हैं भाई। तो क्या किया जाए सर, खाया जाए कि पढ़ा जाए? दोनों काम कर लो बच्चों साथ में, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, जैसे टेट्रिक एसिड बता दिया और बता दिया लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक के अंदर मिलता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों। क्या करता है? फूड डाइजेशन में। तो ये पूरे का पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे, जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे सामने रख लेंगे स्टिकी नोट्स वगैरह में, ताकि आप इन्हें रिवाइज करते रहें। एक दिन में तो नहीं याद हो जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा। हाँ, इससे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करता रहेगा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताते रहना, और हमसे जुड़ जाओ। सब कुछ हम फ्री में आपको देने वाले हैं, जो आप एक पेड कोर्स लेकर पढ़ते हैं ना, क्रैश कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, फ्री में दे देंगे सब कुछ हम, ठीक है ना। अभी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव क्लास के अंदर हम लोग पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक दिन में पढ़ेंगे, पूरी केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, अब रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। रिएक्शन कौन सी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अभी मैं बेस नहीं पढ़ाया, हाँ, तो बेस की बात अभी हम आगे करेंगे। अभी हम एसिड पढ़ रहे हैं, और बच्चों एसिड में अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। अभी हमने बेसिक चीजें देखी थी एसिड की,
मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं और रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चों को कम समझ में आती हैं। ज्यादातर 90% रिएक्शन तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होती हैं। 10% रिएक्शन मैं कह दूंगा याद करने के लिए, तो आप उन्हें याद कर लेंगे। बोलो साथ देंगे क्या? हाँ ठीक है सर, जरूर देंगे, आप पढ़ाते रहिए बस। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अगर मैं एसिड की रिएक्शन करवा देता हूं मेटल के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आप लिख सकते हैं। मैंने आपको एक जर्नल वर्ड इक्वेशन बता दी जिसमें जब भी मेटल के साथ एसिड मिलेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी बच्चों। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को अगर मिला दिया जाए किसके साथ, अगर मैग्नीशियम को मिला दिया जाए, अगर मैग्नीशियम को मिला दिया जाए H2SO4 के साथ, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है एक तरीके का, तो आप देखेंगे कि बन जाएगा MgSO4 प्लस। MgSO4 प्लस यहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिमूव हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बनने ही बनने वाली है। तो यहां पर बन गई MgSO4 और हाइड्रोजन गैस आपकी हो गई बच्चों अलग। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने सोडियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई, तो सोडियम की रिएक्शन जब मैंने H2SO4 के साथ करवाई तो यहां पर क्या बन गया, Na2SO4, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई तो यहां पर बन गया Al2SO4, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। आपके क्वेश्चन हो सकते हैं सर यहां पर MgSO4 क्यों बना है, Mg2SO4 क्यों नहीं बना? क्योंकि बच्चों जो SO4 होता है ना, ध्यान दो, जो SO4 होता है इसकी वैलेंसी यानी इसके ऊपर चार्ज होता है 2 का, और मैग्नीशियम के ऊपर भी चार्ज कितने का होता है, 2 का। तो ये चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए MgSO4 बन जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल में कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर देना कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता क्या, 9th में पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी तो ये वन शॉट है, रिवाइज करवाना है हमें, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सोडियम के पास होता है 1 का चार्ज, सोडियम के पास होता है बच्चों 1 का चार्ज, इस SO4 के पास होता है 2 का चार्ज। तो इसने 2 गया सोडियम के पास, ऐसा ही होता है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 चला जाता है सोडियम के पास और 1 चला आता है सल्फ्यूरिक एसिड के पास। तो यहां पर हो गया किसके पास, Na2SO4। ये जो 2 आया है ये SO4 से आया है। इसी तरह यहां पर भी होगा कि जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर ये 2 का चार्ज आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा Al2SO4। हाँ, तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं। अगर आपको जर्नली ऐसे समझ में आता तो ठीक है, और अगर आपको ये मेथड आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप कमेंट करिए, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये मेथड भी आपको सिखा दूंगा कि कैसे मुझे पता चलता है कि Al2SO4 होगा, MgSO4 होगा, यहाँ पर Mg2SO4 क्यों नहीं हुआ। अगर ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में है यानी आपका बेसिक अच्छा नहीं है, उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। आपको कमेंट करना है, वीडियो आपको मिल जाएगा, हम आपको पिन कर देंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछे गए हैं। वैसे मैं अभी एक्टिविटी नहीं पढ़ा रहा हूं, बट मैं आपको एक्टिविटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए, तो उनकी भाई बातें तो वन शॉट में करना जरूरी हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करता हूं इस डायग्राम की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैंने यहां पर मैग्नीशियम लिया है, मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहा हूं और रिएक्शन करा के मेरे पास कुछ गैस यहां पे निकल रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है, गैस। और जब इस गैस के सामने मैं एक मोमबत्ती को जलाता हूं तो उसमें एक पॉप साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है, उसमें एक साउंड आता है पॉप करके, और फिर वो मोमबत्ती जलना बंद हो जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो मैग्नीशियम है ना Mg, ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। सर एसिड कहां से आ गया होगा, यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया गया है, HCl का यूज किया गया है, HCl का यूज किया गया है। और जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर बन जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा,
MgCl2, क्योंकि Cl के पास 1 का चार्ज होता है, Mg के ऊपर 2 का चार्ज होता है, तो Mg वाला Cl के पास चला जाएगा, Cl वाला Mg के पास चला आएगा, तो Mg के पास आ गया 1, तो 1 को लिखते नहीं तो हो गया Mg, और Mg वाला चार्ज Cl के पास चला गया तो Cl2 हो गया, MgCl2 हो गया। और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब भी मेटल किससे मिलते हैं, एसिड से मिलते हैं, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, और बनने वाली जो गैस है ना, बनने वाली बच्चों जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस की कुछ प्रॉपर्टी याद रखना कि हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, वैसे बर्न नहीं होती है, पॉप साउंड के साथ एक साउंड होगा और वो फिर नॉन फ्लेमेबल होगी, बंद हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी, पॉप साउंड किसकी वजह से आ रहा है, हाइड्रोजन गैस की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस की वजह से आ रहा है। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये एक्टिविटी की बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करने वाला हूं, सेकेंड टाइप की रिएक्शन। उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अब मुझे एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवा देनी है। एसिड तो मेरे पास था ही, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी ही एसिड की पढ़ रहा हूं, और एसिड की रिएक्शन जब मैं बेस के साथ करवा दूंगा, अब जब मैं आपको बेस पढ़ाऊंगा ना, वहां पर भी ये रिएक्शन रिपीट होंगी कि बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवा देने पर क्या बनता है। तो चाहे एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवा दो, चाहे बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवा दो, दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं, दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहां पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और यहां पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। इन दोनों के रिएक्शन करा देने पर जो मुझे मिलेगा वो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, NaCl मिलेगा, जिसे मैं सॉल्ट कहता हूं बच्चों। ये क्या है, ये एक तरीके का सॉल्ट है जो मुझे फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट में। और आपको अलग होता हुआ कौन दिख जाएगा, वाटर, वाटर H2O, क्योंकि जब भी एसिड एंड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चीजें न्यूट्रल हो गई, एसिड था, बेस था, दोनों मिल गए, ना एसिड रह गया ना बेस रह गया, बन गया सॉल्ट और वाटर, यानी चीजें क्या हो गई, न्यूट्रल। अरे बोलो, चीजें क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। यानी जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और सॉल्ट और वाटर क्या है, सॉल्ट और वाटर ना ही एसिड है ना ही बेस है, यानी यहां पर चीजें न्यूट्रल हुई हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो और भी कुछ रिएक्शन मैंने लिखा है, इन रिएक्शन के बारे में भी आप देख लें कि अगर मैं नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें वाटर को रिमूव कर देना है। वाटर रिमूव करने के बाद आपको मिलेगा यहां पर NH4NO3 मिल जाएगा। और जब मैं KOH की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इस बार ये एसिड है बच्चों, इस बार ये एसिड है, इधर ये सब क्या थे, ये सब बेस थे, ये सब बेस थे, और ये दोनों क्या थे, ये दोनों एसिड थे, और इधर ये आपका क्या हो गया है, बेस हो गया है, और ये एसिड हो गया है। तो दोनों मिले तो K2SO4 बन गया और H2O हो गया। यानी हमेशा जब भी ये मिलेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे होंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग ही अलग होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग करने के बाद जो भी बच जाए वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट बनाएगा, यानी कि सॉल्ट के रूप में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एक एग्जांपल सामने आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले यहां पर एसिड था, HCl था। तो पहले तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें एसिड है, और एक बॉक्स में मेरे पास NaOH था, यानी कि बेस था, NaOH था यानी कि बेस था। तो यानी पहले मेरे पास एसिड था, बेस था, दोनों कंटेनर को मैंने मिला दिया। अब गलती ये हो गई कि दोनों को मिलाया तो मुझे लगा कुछ बढ़िया चीजें बनेगी, तो मैंने देखा ना एसिड रह गया ना बेस, एक जगह बन गया सॉल्ट, एक जगह बन गया वाटर। सॉल्ट बना आपका क्या, सॉल्ट बना आपका NaCl, वाटर बना आपका क्या, H2O, यानी चीजें न्यूट्रल हो गई। इसीलिए इस रिएक्शन को मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानता हूं बच्चों। बताओ कोई डाउट, अरे बोल दो कोई डाउट है क्या, डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई, डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। जब भी हम मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि MO के साथ रिएक्शन करवाते हैं, MO, अरे सर ये MO का मतलब, मो का मतलब क्या होता है बच्चा, यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको MO, और M का मतलब होता है एनी मेटल। M का मतलब हो गया एनी मेटल से, कोई भी मेटल हो सकता है, यानी कि कोई भी मेटल होगा उसके साथ O जरूर लगा होगा, O फॉर ऑरेंज, हाँ
यानी यहां पर तो भाई O फॉर ऑक्सीजन होता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना आप, ठीक है। चलो आ जाओ। तो जब भी प्रोडक्ट बनेंगे तो फिर से प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर ही बनेंगे। यानी दो कुछ रिएक्शन देखो, मैंने लिया है ZNO और मैंने क्या कहा, Zn क्या है, एक तरीके का M है। M क्या है, M यानी मेटल, मेटल, और मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो बोलता हूं मेटेलिक ऑक्साइड, MO को ही तो मेटेलिक ऑक्साइड बोलता हूं बच्चों। तो जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है इसको मेटेलिक ऑक्साइड बोलता हूं, और इसकी रिएक्शन जब मैं बेस के साथ करवा देता हूं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा क्या, सॉल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। यानी यहां हो जाएगा ZnCl2 प्लस बच्चों क्या अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर H2O अलग हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं ZnCl2 ही बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो Zn जो है ना, Zn, तो Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, और अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा KLMN वाला तो हो जाएगा 218, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, हाँ तो इधर आ गया 2, तो लास्ट में बचा 2, टोटल जोड़ लेंगे 30 हो गया कि नहीं। अरे ये निकालना आता होगा भाई, क्लास 9th का टॉपिक है, नहीं आता तो मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट करिए, आपको अलग से सिखाना पड़ेगा मुझे। तो लास्ट में बचा 2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, चार्ज भी कितने का होगा, 2 का चार्ज होगा, तो ये 2 के चार्ज को क्लोरीन के पास ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 1 का चार्ज होता है, तो ये अपने 2 के चार्ज को ट्रांसफर करेगा क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन हो गया Cl2 और अपना हो गया अकेला, क्योंकि क्लोरीन था अकेला। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत सारे बच्चों को ये मेथड पता होगा, जिन बच्चों को ये मेथड पता है जल्दी जल्दी हाथ ना उठाकर कमेंट करें बच्चों, हाँ कमेंट करिए, और जिनको नहीं पता वो बताएं कि सर हमें नहीं पता, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेक द वीडियो फॉर मी, ताकि हम इस टॉपिक को कवर कर सके। हाँ मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कमेंट करनी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया, दूसरा मेटल मैंने क्या लिया, यहां पर आप देखेंगे तो कॉपर मेटल है, यहां पर यानी कॉपर ऑक्साइड है। तो ये जो Cu है ये क्या है, M है, और M का मतलब मैंने अभी भी बताया था, M का मतलब होता है मेटल से। अरे बोलो M का मतलब किससे होता है, मेटल से। तो मेटल ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल रही है, तो जब भी एसिड रिएक्ट होते हैं किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहां पर बन गया आपका वाटर, यहां पर बन गया आपका वाटर, और क्योंकि Cu का चार्ज कितना होता है, Cu का चार्ज होता है बच्चों 1, और SO4 का चार्ज होता है कितना 2, तो SO4 ने अपने चार्ज को दे दिया किसके पास, Cu को दे दिया, सॉरी यहां पर एक चीज, हाँ, Cu का चार्ज 2 होता है बच्चा, Cu का चार्ज भी 2 होता है बच्चों, Cu का चार्ज 2, इसका चार्ज 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बनने वाला जो बनेगा वो बनेगा CuSO4। देख लो CuSO4 बना है कि नहीं बना, हाँ सर CuSO4 ही बना है, पर कैपिटल लेटर से S लिखिएगा आप, ठीक है ना। CuSO4 बन जाएगा और H2O के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। इसी तरह से जब हमने Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड को मिलाया किसके साथ, यहां पर हमने मिलाया HNO3 के साथ, तो H2O मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, इधर से O को, इधर से H2 को अलग कर दिया, बनेगा क्या, Na बचा और NO3 बचा, तो NaNO3 हो गया बच्चों, क्या हो गया, NaNO3, ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, और यहां पर आपको मिल गया क्या, H2O। हर बार आप देख रहे हैं कि H2O के मॉलिक्यूल्स अलग हो रहे हैं, और ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके सॉल्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सॉल्ट हो जाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कितना सॉल्ट बन रहा है, भर भर के सॉल्ट बन रहा है, अभी तो सॉल्ट पूरा बचा हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। पहले इस बात को बच्चा आपको समझना है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या हैं और या मेटल कार्बोनेट्स क्या हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप ऐसे याद रखेंगे। आप कैसे याद रखेंगे, अगर मैं लिखता हूं MCO3 तो इसको मैं बोलता हूं मेटल कार्बोनेट, CO3 लिखूंगा बच्चों यहां पर CO3, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। और अगर मैं लिखता हूं MHCO3 तो मैं इसको लिखता हूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पर ये जो आपको M दिख रहा है ना, यहां पर जो आपको M दिख रहा है, M का मतलब यहां मेटल से है, M का मतलब यहां पर किससे है, मेटल से है।
यानी कि मेटल के साथ CO3 लगा दो तो मेटल कार्बोनेट हो गया, और मेटल के साथ HCO3 लगा दो तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। और मेटल कुछ भी हो सकता है, आप सभी बच्चों को पता है भी, मेटल नॉन मेटल आपने पढ़ लिया होगा तो आपको मेटल के बहुत सारे नाम भी पता होंगे। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक 3 दिन बाद दूसरा नेक्स्ट शॉट वन शॉट आने वाला है जिसमें मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाने वाला हूं पूरा। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं किसकी, एसिड की, और एसिड की रिएक्शन करवा देना है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप एक बात को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। बातें ये हैं कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे MCO3 हो या फिर MHCO3 हो, दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे जब उनकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, और प्रोडक्ट बनेगा क्या, सॉल्ट CO2 H2O। ये दोनों के प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, यहां पर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल हो गया, सोडियम मेटल हो गया, CO3 जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट हो गया। इसकी रिएक्शन में HCl के साथ करवाऊंगा, यानी कि किसके साथ करवाऊंगा, एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाऊंगा। तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको सॉल्ट बना देना है और CO2 और H2O बनाना है। CO2 H2O निकालने के बाद जो बचे वही आपका सॉल्ट है। जरा ध्यान से देख लो, अगर इधर से मैंने CO2 निकाल दिया, इधर से मैंने CO2 निकाल दिया, CO2 निकाल दिया, और इधर से मैंने H को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड करके H2O निकाल दिया, तो यहां पर Cl बचा और यहां पर केवल Na बचा। यानी एक तरफ Cl एक तरफ Na, दोनों मिलकर बना लिए NaCl, और CO2 H2O तो निकलना ही निकलना था, क्योंकि हमने बता दिया था आपको, जब भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है बच्चों। ठीक है ना, चलो तो अब इसी रिएक्शन को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप जरा ध्यान से देखें, थोड़ा सा नीचे वाली रिएक्शन आप देखें, तो इसको मैं हटाऊं तो नीचे वाली रिएक्शन देखें। इस बार यहां पर आपको दिख रहा था मेटल कार्बोनेट, लेकिन यहां पर लगा हुआ है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों क्या लगा हुआ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा हुआ है। तब भी बनने वाले प्रोडक्ट दोनों के सिमिलर हैं। जरा इस बात को चेक कर लें आप, दोनों के प्रोडक्ट आपको एकदम सेम दिख रहा होगा। दोनों का प्रोडक्ट, ऊपर वाले का प्रोडक्ट भी, नीचे वाले का प्रोडक्ट भी। ऊपर वाला जबकि मेटल कार्बोनेट है और नीचे वाला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तब भी बनने वाले प्रोडक्ट दोनों के सेम है, क्योंकि ऐसा ही यहां पर होता है। चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, बनने वाले प्रोडक्ट सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही होंगे बच्चों। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही होंगे। अरे बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं, बोल दो, समझ में आया। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। हमने लिया यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट और रिएक्शन करवा दी है H2SO4 के साथ। तो हमने क्या किया, हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अलग कर लिया। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है कि CO3 वाले से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकल जाएगी, एक ऑक्सीजन यहां पर बच जाएगी। एक ऑक्सीजन और ये H2O मिलकर क्या निकाल लेंगे, यहां से H2O निकल जाएगा, सॉरी H2 मिलकर H2O निकल जाएगा। तो बचा क्या, SO4, और इधर क्या बचा, Ca। तो बन गया CaSO4। अब बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? अरे नहीं होगा इससे आसान। भाई सब कुछ तो बता दिया कि कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रिक भी बता दिया आपको। ठीक है, और आप तो वन शॉट देख रहे हैं, आप तो रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको तो मजा आना चाहिए यार। लास्ट ईयर चल रहा है अब आपका, अब तो पेपर आने वाले हैं, सभी बच्चों को लग रहा होगा। कोई बात नहीं, आप वैसे सीख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं, आप मेहनत करें, अभी भी बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। और जिन बच्चों की फ्लुएंसी बनी हुई है ना, एक फ्लो में चीजें समझ में आ रही हैं, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने पढ़ाई की है, उनका रिवीजन टॉप का मैं देने वाला हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और घबराएं नहीं, सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। या तो आपने पढ़ा या फिर आपने नहीं पढ़ा। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनसे जाके पूछना कि क्या सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं क्या, या सारी चीजें बता रहे हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है सारी चीजें हैं, यहाँ पर कुछ चीजें नहीं छूटी, एक एक बातें आपको बताई जा रही है, एक रिएक्शन आपको बताई जाती है जनरली वन शॉट में। मैं सारी रिएक्शन लेकर आ रहा हूँ, एक रिएक्शन बताता हूँ। अगर मैं मेटल की रिएक्शन की बता रहा हूँ और एसिड के साथ, तब भी मैं 3-3 4-4 एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
और वो एग्जाम्पल बोर्ड में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनका रहना भी जरूरी है ताकि चीजें रिवाइज हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रिवीजन के फॉर्म में आपको मिल पाए। भले थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, जिन बच्चों ने बढ़िया रिवीजन कर लिया 2x में वीडियो को कर लें और देखते चले जाएं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा। अब एक टॉपिक आता है कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे अभी मैं एसिड पढ़ा रहा था, लेकिन आप एसिड और बेस दोनों के लिए इसकी बातें यहीं पर कर लें, क्योंकि बेस में फिर मैं अलग नहीं पढ़ाऊंगा बाबू, दोनों में सेम ही चीज होता है ना। तो एसिड और बेस दोनों की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो क्यों? ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया है, एक्टिविटी में भी दिया हुआ है। आइए एसिड और बेस दोनों को समझते हैं। अगर मैं बच्चों बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं एसिड्स की, अगर मैं बात करता हूं एसिड की, ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं एसिड की, तो सभी बच्चों को एसिड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लगता होगा HCl। HCl, अगर इस HCl में मैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराऊं, और लिक्विड फॉर्म में होता ही है, तो हमें एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि जो ये H है ना, ये अलग हो जाएगा और H प्लस बना लेगा, और जो Cl है वो इससे अलग हो जाएगी और क्लोरीन यानी कि Cl माइनस बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो दो अलग अलग चार्ज आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो दो चार्जों को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लुएंसी भी रखता है। यानी कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस H+ बनाते हैं और उसके साथ साथ माइनस आयंस भी बनाते हैं। तो जब दोनों तरीके के आयंस बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। इसीलिए बैटरियों में आप देखेंगे तो एसिड डाला जाता है, हालांकि वो डाइल्यूट एसिड होता है, लेकिन डालते हैं उसको बड़ी बड़ी बैटरियों में, ठीक है। इसी तरह जब मैं बेस की बात करता हूं तो बेस की बात करते वक्त मैं KOH की बात कर रहा हूं बच्चों, और इस KOH को हम ब्रेक कर सकते हैं K+ और OH- में। ये OH- इस बात का इंडिकेट करता है कि ये बेसिक मीडियम है, क्योंकि जिस तरह से एसिडिक मीडियम में H+ आयंस होते हैं, उसी तरह से बेसिक मीडियम में आप देखेंगे तो आपको OH- आयंस देखने के लिए बच्चों मिल जाएंगे। तो यहां पर भी तो आप देख रहे हैं, तो एक तो प्लस आयन आ गया, एक तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लस चार्ज है, और एक अगर आप देख रहे होंगे तो माइनस चार्ज है। और जब प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ जाएं तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। यानी चाहे एसिड की बात करें या फिर बेस की बात करें, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, प्लस और माइनस। अगर आप एसिड की बात करते हैं तो H+ आयंस देखने के लिए मिलते हैं, और अगर आप बेस की बात करते हैं तो आप को OH- आयन देखने के लिए मिल जाएंगे। बोलो इतनी बातें क्लियर हैं? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एसिड को आपने रिवाइज किया और अब हम पढ़ने वाले हैं बेस को। कंप्लीट एसिड को आपने रिवाइज किया है अभी अभी। अब मैं बेस की बात करने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई बेस होते कैसे हैं। बेस को अगर आप कभी खाए होंगे या टेस्ट किया होगा बेसिक मीडियम को, तो आपको ये बड़े कड़वे लगे होंगे, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। अभी आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके कि कैसे होता है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं कि ये वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं क्या, बिल्कुल ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये OH- आयन को प्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो टच है ना, जिस तरह से आप साबुन को कभी टच करते होंगे और जो फीलिंग आपको आती है उस समय, उसी तरह से इनका टच रहता है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जनरली जो आप सॉप्स यूज करते हैं वो भी बेसिक मीडियम से मिलकर बनी होती हैं, यानी बेस से मिलकर बनी होती हैं। आपके डिटर्जेंट भी बेस से मिलकर बने होते हैं बच्चों, आपके टूथपेस्ट भी बेस से मिलकर बने होते हैं। तो आपकी सीमेंट जो है ना वो भी बेस से मिलकर बनी होती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं डेली लाइफ में। आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में एग्जांपल बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। मैंने कहा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आपके
वो इंडिकेटर्स आते हैं जैसे ओनियन और कौन सा, वेनिला। अगर ओनियन की स्मेल को गायब करना है तो आपको बेसिक मीडियम ऐड करना पड़ेगा। आप टूथपेस्ट कर लेते हैं, एसिड और बेस ने रिएक्शन की और चीजें न्यूट्रल। तो यहां पर टूथपेस्ट का यूज इसलिए हम कर रहे थे क्योंकि ये बेस होता है और ये बेस आपके ओनियन की स्मेल को पूरी तरीके से हटा सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए जब ओनियन हम लोग खाते हैं और मुंह से स्मेल आती है ना, तो हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट कर लेते हैं। तो बेस क्या करता है, उस ओनियन स्मेल को हटा देता है। इंडिकेटर आपको याद होगा, शुरुआत में पढ़ा दिया था अभी आपको, ठीक है ना, शुरुआत की स्लाइड्स में पढ़ा दिया था। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके बेस के। हाँ, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, बेसिक मीडियम के हैं या बेस के हैं। और ये हमेशा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे बच्चों। कौन प्रोड्यूस करेगा, बेस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ओके, इतनी बातें सर क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ा जाए तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा एसिड टाइप 4 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, उसी तरह से हम पढ़ेंगे कि बेस भी 4 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जिसमें OH माइनस आयन बहुत ज्यादा होते हैं, मोर नंबर्स में होते हैं। और वीक बेस ऐसे बेस होते हैं जिसमें OH माइनस आयन बहुत ही लेस नंबर में होते हैं बच्चों। तो अगर लेस नंबर में होंगे तो वीक हो गया, और आयन ज्यादा हैं तो स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है सर हमें। अब हमें समझना है कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। तो जिस तरह से एसिड को समझा था उसी तरह इसे भी समझ लो कि अगर यहां पर बेस ज्यादा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो जो बेस होगा वो कंसंट्रेटेड बेस होगा। लेकिन अगर बच्चों किसी भी बेस में आप ऐड कर दें बहुत सारा मोर H2O, बहुत सारा वाटर, तो वो कैसा बेस हो जाएगा, डाइल्यूट बेस हो जाएगा। डाइल्यूट बेस में वाटर का लेवल ज्यादा होता है, कंसंट्रेटेड बेस में वाटर का लेवल कम होता है। इसी तरह एसिड के लिए था कि कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर का लेवल कम होता है और डाइल्यूट एसिड में वाटर का लेवल ज्यादा होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों यहां से। हाँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे कि बच्चा मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और इसके बाद क्या, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आप इसमें एक कॉमन चीज देख रहे होंगे कि सभी से OH माइनस आयन निकलेंगे, क्योंकि ये बेस की प्रॉपर्टी में सर ने पढ़ा दिया था कि OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस से, या कोई भी बेस होगा तो वो OH माइनस आयंस को तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। और वीक एसिड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस तरह से हैं कि एक तो अमोनिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमोनिया NH3 या अमोनिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेड हाइड्रोक्साइड की, यानी PbOH का होल ट्वाइस। लेड हाइड्रोक्साइड भी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर AlOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी अच्छा एग्जांपल है। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड या एनिलीन, ये भी अच्छा एग्जांपल है, इसको आप याद रखेंगे एनिलीन को। तो ये सब आपके वीक बेस हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, विच आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड विच आर वीक बेस। इस तरह करके बहुत क्वेश्चन MCQ फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, और 1 से 2 बार मैं कहूंगा हाल ही में 1-2 साल के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि गिव मी 2 एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या कंसंट्रेटेड, सॉरी या तो वीक बेस, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके लिए आपको सजग रहना है और आपको एकदम से ये दिमाग में बैठाए रहना कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी हमें बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की। अब केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आती है, ठीक एसिड की तरह, कि अगर हम बेस की रिएक्शन किसके साथ करवा दे, मेटल के साथ करवा दे,
अगर हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवा दें तो यहां पर भी वैसी चीजें होंगी जो जैसा कि एसिड में हो रहा था, वहां पर भी क्या बन रहा था, सॉल्ट, वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और यहां पर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यानी कि अगर मैं जिंक की रिएक्शन, जिंक एक तरीके का क्या है, जिंक एक तरीके का मेटल है, सभी बच्चों को पता होगा। जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दूं तो आपको इससे इससे क्या निकालना है, H2 गैस निकालना है। तो इसको दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेना पड़ेगा और H2 गैस को आपको रिलीज कर देना पड़ेगा। H2 गैस को रिलीज कर दीजिए तो क्या बचा होगा आपके पास, बचा होगा यहां पर क्या, यहां पर आपके पास बचा होगा Na बचा होगा, दो मॉलिक्यूल्स में Na बचे होंगे, दो मॉलिक्यूल्स में O बचे होंगे और Zn इधर बचा हुआ है। तो आपने लिख दिया Na2 ZnO2, क्योंकि दो Na बचे थे, दो ऑक्सीजन गैस बची थी, तो Na2 ZnO2 हो गया और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई। इसी तरह से कुछ एग्जांपल हैं, जब मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके लिए मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करना पड़ता है बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा, इसको मुझे डाइल्यूट फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैं ऐड कर दूंगा तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, H2 निकाल दूंगा, H2 गैस निकाल दूंगा और बन जाएगा NaAlO2 और ये ट्वाइस फॉर्म में बनेगा, दो के फॉर्म में बनेगा NaAlO2 करके, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन, अगर अनबैलेंस हो आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, पहले चैप्टर में सिखा दिया था। फिर लेड की रिएक्शन अगर मैं ठीक इसी तरह से कराऊं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लूं और वाटर के साथ लूं तो मैं देखूंगा कि आपको क्या बनेगा, Pb आपका सेंटर में है, इधर आपको मिल जाएगा Na2, इधर आपको मिल जाएगा O3, यानी बन जाएगा Na2PbO3 और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी बच्चों, आपकी रिलीज हो जाएगी। अगर ऐसा पूछा जाए या तो एसिड की रिएक्शन करवा दो मेटल के साथ या फिर बेस की रिएक्शन करा दो मेटल के साथ, दोनों में एक चीज कॉमन है, कॉमन तो दोनों चीजें हैं कि दोनों में ही सॉल्ट बनते हैं और दोनों में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोल तो समझ में आया बच्चों, मजा आ रही है क्या? हाँ, अब धीरे धीरे मजा आना बंद होगी क्योंकि लेक्चर बढ़ रहा है। कितने टाइम का हो गया भाई? हाँ, कितने टाइम का? हाँ, 56 मिनट 57 मिनट का तो हो ही चुका है। तो लेक्चर का टाइमिंग बढ़ रहा है तो बच्चों का थोड़ा सा दिमाग भी अब कह रहा होगा अरे सर खत्म करिए ना, अरे ऐसे कैसे खत्म कर दें यार, हम ऐसे थोड़ी नहीं वन शॉट बना रहे कि 20 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर उड़ा दिया। ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। गेट मोटिवेट रहिए हमेशा भाई। ऐसे अगर आप देखेंगे 20-20 मिनट वाला वीडियो ना कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और ये आपके साथ धोखा है एक तरीके का। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ठीक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यार, वन शॉट अगर आपको देना है और क्वालिटी वन शॉट देना है, सारी चीजें उसमें रहनी चाहिए, तो बेटा टाइम तो लगेगा, रिवीजन करने में टाइम तो लगेगा। आप यहाँ पे सीख रहे हैं और मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप इन वीडियो को देखकर जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, आप देखेंगे बोर्ड में आया हुआ हर एक क्वेश्चन आपके इन्हीं लेक्चर से होगा, आपके इन्हीं नोट्स से होगा, ठीक है ना, ये मेरा प्रॉमिस है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम बेस की रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा लेंगे तो बच्चों यहां पर इस चीज को आप हटा दीजिएगा, ये कॉपी पेस्ट हो गया पिछली स्लाइड का, ठीक है ना, इस चीज को आपको हटा देना है। जब भी बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, यानी कि ऐसी ऑक्साइड जिसमें मेटल ना लगा हो, ऑक्सीजन तो लगा हो लेकिन मेटल ना हो। जैसे एग्जांपल क्या है, कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल लिख लो भाई, कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CO2, फिर एग्जांपल हो जाता है SO2। ये दो एग्जांपल तो आप याद रखेंगे, इससे आपका भला हो जाएगा और ये भला क्लास 10th तक हो जाएगा, आपका 11th में आप सीखेंगे और, ठीक है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप बेस के साथ करवा देते हैं तो आपको वाटर मिलेगा, सब में आपको वाटर मिलेगा, एक कॉमन चीज हो जाएगी। यानी कि जब आपने CO2 की रिएक्शन करवा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला, और यहां पर आपने सोडियम के साथ कराया तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया, यानी कि कार्बोनेट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर आपने क्योंकि SO2 लिया था नॉन मेटल के रूप में, इसीलिए यहां पर SO3 मिला। आपने CO2 लिया होता तो CO3 मिल गया होता,
अरे बोलो ना, यहाँ पर CO3 देखो ना, ये दोनों रिएक्शन सिमिलर है, बस एक जगह हमने यूज किया किसका, CO2 का, और एक जगह हमने यूज किया किसका, SO2 का। तो SO2 का यूज किया तो मिलने वाला प्रोडक्ट SO3 जैसा था, और इसका यूज किया तो मिलने वाला प्रोडक्ट CO3 यानी कार्बोनेट की तरह था। तो ये आपके कुछ आइडियाज हो जाते हैं जब आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं तो दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन को, हाँ तो ये चीजें हो गई। आपको यहां पर एक कॉमन चीज देखने के लिए मिल रही है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इन बातों को आप याद रखेंगे। कुछ स्टार पॉइंट आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं। ऐसा हर बार नहीं होगा कि जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेंगी तो ऐसा बनेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है, यहां पर भी तो बेस है और ये भी तो बच्चों बेस है। अगर मैं इनकी रिएक्शन करवा रहा हूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको CO2 दिख जाए तो लास्ट में CO3 आपको ऐड करना है, और अगर SO2 दिख जाए तो लास्ट में आपको SO3 ऐड करना है। अब यहां पर वाटर की तरह कुछ है ही नहीं है, H ना इस तरफ है ना H इस तरफ है, रिएक्टेंट में H ही नहीं है, तो यहां पर वाटर नहीं फॉर्म होगा, यहां पर वाटर नहीं बनेगा बच्चों, यहां पर वाटर फॉर्म नहीं होता है। केवल और केवल Na2CO3 बन जाएगा और Na2SO3 बन जाएगा। CO2 लगा था तो CO3 बन गया, SO2 लगा था तो SO3 बन गया। ठीक है, अरे कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा है क्या? रिवाइज कर रहे हो तो आ रहा होगा ना? हाँ सर आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, आप टेंशन मत लें, बस आप पढ़ाते चले। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, पीएच। और पीएच स्केल आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एसिड एंड बेस से कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो पीएच से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको पीएच को किस तरह से पढ़ना है? पीएच हमारा एक तरीके का क्या है, पीएच स्केल एक तरीके की क्या है, टूल है जिसमें नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स 0 से लेकर 14 नंबर तक होते हैं। इनको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, और डिवाइडेशन हम करते हैं इस 7 के साथ। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट ये 7 वाला हो गया, और तीसरा पार्ट आपका 7 के बाद वाला हो गया। 3 पार्टों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तीनों पार्ट में जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो हमने इसे कैसे डिवाइड किया, आ जाओ बच्चों, हमने इसे कैसे डिवाइड किया? हमने क्या कहा, जो पहला पार्ट है ना वो एसिडिक पार्ट होगा, इसको मैं एसिड बोलूंगा। दूसरे पार्ट को मैं कहूंगा कि न्यूट्रल है, ये कैसा है, ये न्यूट्रल है। और तीसरे पार्ट को मैं बोलूंगा कि ये बेसिक पार्ट हो गया, ये बेस को बताएगा। यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि किसी की पीएच कितनी है, 7 है, तो बताओ वो एसिड, तो आप कहेंगे ना तो ये एसिड होगा सर, ना तो ये एसिड होगा और ना ही बेस होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा सर, क्योंकि 7 वाला क्या होता है, सेकंड नंबर में आता है, और ये न्यूट्रल होता है, आप ही ने तो बताया था। हाँ तो वेरी गुड, अच्छा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यानी अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यहां से स्टार्टिंग की है मैंने। ठीक है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, इससे एक क्वेश्चन आता है कि आपके प्योर वाटर का, प्योर वाटर वाटर का पीएच कितना होता है? तो प्योर वाटर का पीएच आपका होता है 7, क्योंकि प्योर वाटर आपका न्यूट्रल होता है। ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, बता रहा हूं लास्ट टाइम में बच्चों, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे, या आप सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी एग्जाम की उनको पता होगा, उनको पता है, बोलो पता हो तो कमेंट कर देना भाई, और बच्चों को पता चल जाए, और बच्चों को पता चल जाए, कमेंट जरूर कर देना। तो यहां पर पीएच इसकी क्या है, 7, किसकी, प्योर वाटर की 7 पीएच होती है। कुछ एग्जांपल भी मैंने बता दिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एग्जांपल हो जाता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि एक की पीएच है 4 और एक की पीएच कितनी है, एक की पीएच है 6, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी की पीएच कितनी है 8, और किसी की पीएच कितनी है, और एक की पीएच कितनी है 12, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि ये जो जिसकी पीएच 4 है वो एसिड होगा कि बेस, तो देखो 7 से कम वाले सभी क्या हैं, एसिड,
तो 7 से कम नंबर है तो सर ये एसिड हो गए। तो क्या इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा क्या बच्चों? नहीं आएगा ये क्वेश्चन। मैं बताता हूं ना कौन सा क्वेश्चन आएगा। अरे बोलो 6 एसिड है कि बेस? तो 6 7 से कम आता है तो सर ये भी तो एसिड हो जाएगा ना सर। इतने मजाक वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे बता रहा हूं भाई कि कौन सा क्वेश्चन इससे आएगा। ये नहीं आएगा, ये तो मैं अभी खिला रहा हूं आपको। अभी मैं देता हूं कि क्या आएगा, ठीक है। चलो तो 8 नंबर क्या है? 8 भी आपका बेस हो जाएगा बच्चों, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, दोनों बेस हो जाएंगे। क्वेश्चन ये आएगा विच आर स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर 2 क्वेश्चन आ गए कि pH 4 है, pH 6 है, इनमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? पूछा गया आपसे कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आप कहेंगे सर 4 नंबर ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉरी, अगर पूछा गया कि pH एक की 4 है और एक की pH 6 है, और विच आर स्ट्रॉन्ग pH या विच हैव स्ट्रॉन्ग pH, तो आप कहेंगे सर 4 नंबर के पास स्ट्रॉन्ग pH होगी एसिड, यानी यह स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? मैं भी ट्रिक बताता हूं आपको। और अगर बेस के लिए कोई पूछेगा कि बताओ किसका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, या किसका बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी, तो आप कहेंगे सर इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हो जाएगी बेस की। सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आ जाओ इसकी ट्रिक समझो। तो इसकी ट्रिक समझो तो आपको समझ में आएगा। देखो, अगर मैं एसिड की बात करता हूं बच्चों, किसकी बात करता हूं? एसिड की। तो एसिड के नंबर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, नंबर को बढ़ाएंगे, तो जो एसिडिक मीडियम है ना वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एसिड वीक होते चले जाएंगे। नंबर जितना छोटा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कौन? उतना ज्यादा बच्चों स्ट्रांग होगा एसिड। बच्चों क्या स्ट्रांग होगा? एसिड। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 pH वाला ज्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, 1 pH वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, कि 4 pH वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो कम नंबर वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, 1 वाला ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों, 1 वाला ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि pH के केस में, तो यहां पर pH बेस के केस में अलग तरीके से काम करता है। अगर यहां पर नंबर बढ़ेंगे तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। नंबर के साथ ये बढ़ जाती है। अगर मैं पूछूं कि बताओ 9 जिसका pH है या जिसका 12 pH है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बच्चों आपको निसंकोच कह देना है कि pH ज्यादा होगी 12 वाले की। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, नंबर ज्यादा तो एसिड कम। तो ये दोनों में अपोजिट काम करता, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन भी मैंने बता दिए आपको कि अगर pH 4 है और pH 6 है, तो बताओ दोनों होंगे तो एसिड, लेकिन कौन स्ट्रांग है? कम नंबर वाला। तो एसिड कौन सा? 4 नंबर वाला। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक का 8 है, एक का 12 है, कौन सा स्ट्रांग है, तो आप कहेंगे भाई 12 वाला, ये स्ट्रांग हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि पीएच के क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, और इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे ना ही याद रखना है और ना ही इसको याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। तो एक बार में ही आपके दिमाग में घुस जाएगा, चीरता फाड़ता घुसता हुआ चला जाएगा। आपको केवल हेडिंग हेडिंग याद रखना है, बना के आप लिख लेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इसको पढ़ के जाता और बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख के लाता, क्योंकि याद करने वाली कोई बातें नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है डाइजेशन में, यानी कि जो आपका पीएच है ना, वो डाइजेशन ऑफ फूड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। रीजन क्या है कि हमारे स्टमक में, सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे पास स्टमक होता है। अरे बोलो है कि नहीं? अरे आपके पास नहीं है क्या स्टमक? है सर, ऐसा मत करिए, स्टमक तो सबके पास होता है। तो स्टमक में 4 to 5 आवर तक फूड रुकता है और यहां पर उसका डाइजेशन होता है, क्योंकि स्टमक में क्या पाया जाता है? HCl एक तरीके का एसिड है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये प्रेजेंट होता है, और ये हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि ये आयरन जैसी चीजों को भी डाइजेस्ट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। यानी ये क्या करता है ना कि आपके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। साथ ही साथ यही पीएच, अब पीएच क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई ये एसिडिक है, एक तरीके का एसिड है और इसके पास एक पीएच होगी। इसी वजह से, इसी पीएच की वजह से कुछ एंजाइम्स भी एक्टिव होते हैं, लाइक पेप्सिन एंजाइम जैसी चीजें भी एक्टिव हो जाती हैं। अगर
आपकी ये पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली पीएच आपकी वीक हो जाए। सर कैसे वीक हो जाएगी? अगर आप खाना खाते समय ना ज्यादा पानी पीते हैं, तो खाना खाते समय ज्यादा पानी पिएंगे तो आप इसमें क्या ऐड कर दिया, इस HCl में आपने H2O को भी ऐड कर दिया। तो ये जो H2O है ये इसके साथ जुड़ गया, HCl जुड़े और यहां पर आपके जुड़ गए H2O, तो बेटा ये वीक हो गया। तो अब फूड लेट समय में डाइजेस्ट होगा, वो एक पर्टिकुलर समय में डाइजेशन उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसी वो रीजन की वजह से आपका पेप्सिन एंजाइम भी एक्टिव नहीं होगा। जब दोबारा से ये HCl अपनी स्टेज में आएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेज में आएगा, तभी ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पर्टिकुलर एक पीएच है और ये उसी पीएच में वर्क कर पाता है। बच्चों इस बात को आपको ध्यान देना है। इस तरह से हमारे डाइजेशन में ये रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल के साथ। तो आप सभी को मैं बता दूं कि सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच होता है और इसी पीएच में आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं। जनरली ये पीएच कितना होता है? 6.3 से 7.3 होता है। बट अगर ये अनशेड्यूल्ड हो जाए कि ये इधर पहुंच गया 4, इधर पहुंच गया ये 11-12 पहुंच गया, तो काफी ज्यादा अनशेड्यूल्ड अगर चीजें हो जाएंगी तो फिर प्लांट आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे बच्चों, और प्लांट की डेथ हो जाएगी, पूरी तरीके से प्लांट खराब हो जाएंगे। यानी हमें सॉइल की भी पीएच को मेंटेन करके रखना पड़ता है और हमें इतनी पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या सर हम करते हैं क्या? नहीं, हम पीएच को बिगाड़ते हैं, वो तो अपने आप मेंटेन रहती है। अगर हम उसमें कुछ अदर चीजें ऐड कर देंगे, यूरिया वगैरह ऐड करने से कई बार इनकी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मम्मी पापा कहते हैं सुबह उठो तो ब्रश कर लो, शाम को मतलब सोने जब जाओ, शाम को क्यों सोगे, जब सोने जाओ तब भी भाई ब्रश करके सोने जाओ। ऐसा क्यों मम्मी पापा करते हैं? परेशान क्यों करते हैं? हमें परेशान नहीं करते बच्चा। इसके पीछे एक रीजन है, हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो लगभग एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ही वीक एसिड, और इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब टूथपेस्ट करते हैं ना, तो वो एसिड और बेस की क्या हो जाती है, रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। वो जो एसिड अभी पनप रहे थे हमारे मुंह के अंदर, वो अब नहीं होंगे। मैंने इन रीजनों को बहुत अच्छे से लिखा कि हमारे जो पीएच होती है, हमारी किसकी, हमारे माउथ की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है बच्चों। कैसी होती है? अरे बोल दो, वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। और इस एसिडिक पीएच में बैक्टीरिया आ जाते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये फूड को डिकम्पोज करते हैं और हमारे मुंह में रह जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसको मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं टूथपेस्ट का, जिससे चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई एसिड लेता हूं और उसकी रिएक्शन करवा देता हूं बेस के साथ, तो चीजें क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? न्यूट्रल हो जाती हैं। तो इस तरह से हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन आपको पता चल गया होगा। अगर आप रात में यूज करें सबसे बेहतर है, क्योंकि रात में क्या होता है ना, हम सो जाते हैं, तो सोते हैं तो मुंह का जो एसिडिक पीएच है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है ना, हमारे दांत वगैरह भी खराब हो जाते हैं ना। तो अगर आप रात में ब्रश करके सोएंगे तो चीजें न्यूट्रल रहेंगी, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन में एक बार करें ना करें इतना जरूरी नहीं है, लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टूथपेस्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि वो चीजें न्यूट्रल, जब आप सो जाएंगे ना खाके, तो वो पड़ी रह जाएंगी मुंह में। दिन भर तो हमारा मुंह चलता ही रहता है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो रात के समय आपको ब्रश जरूर करना चाहिए। इसीलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं भाई ब्रश करके सोया कर, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं ब्लड की पीएच। तो बच्चा जो ब्लड है हमारा ना, वो 7.0 से 7.8 के बीच में पीएच को कंटेन करता है। अगर ये पीएच बिगड़ गई ना, तो बहुत सारे ऑर्गन काम करना बंद हो जाएंगे, आपके ऑर्गन डैमेज होने लगेंगे, आपके बॉडी में डिजीज आ जाएंगी। तो आपकी एक ये पीएच को मेंटेन करना जरूरी है। पीएच आपकी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना कि पीएच के क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर पीएच इधर उधर हो रही है ना, सबकी एक पर्टिकुलर पीएच है, अगर उस पीएच को हम डिसबैलेंस कर दे रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ जा रही हैं, और वो किस तरह से दूर होंगी उसका भी हमने रीजन आपको बता दिया। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत उक्कत हुआ करे ना भाई, कमेंट कर दिया करो। फुल कोर्स आपको हम देने वाले हैं, फ्री में देने वाले हैं। 1
वन शॉट के फॉर्म में देने वाले हैं। और हमारे वन शॉट छोटे नहीं होंगे, लेकिन हमारे वन शॉट में हर एक वो चीज होगी जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, और हम हर एक वो चीज को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट को। यहां से आप बोर्ड के इम्तिहान में आ चुके हैं, बोर्ड यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्ट से आते हैं। सॉल्ट जैसे कि कॉमन सॉल्ट से आएंगे, जैसे बेकिंग सोडा से पूछे जाएंगे, वॉशिंग सोडा से पूछे जाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन आएंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन आएंगे। ये सब सॉल्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, और इन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहां से इनमें से ये 1 2 3 4 5 में से एक से क्वेश्चन तो बोर्ड में फिक्स है। तो अगर मैं कहता हूं कि इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आएगा, तो इन्हें आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बहुत सारी रिएक्शन लेकर आया हूं मैं आपको, केवल एक बार में एक स्लाइड में इसको खत्म कर दिए, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको, चौथे में इसको, पांचवें में इसको, ये नहीं करने वाला हूं। मैं आपको वेल एक्यूरेट रिवीजन देने वाला हूं। हर एक वो चीज जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीजें आपको पता चलेंगी। एक बढ़िया रिवीजन आपको यहां से मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट क्या करते हैं, पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो सॉल्ट एसिड एंड बेस की रिएक्शन के साथ बनते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा भी, हम जब एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे, मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हम एसिड लेते हैं और उनकी हम रिएक्शन बेस के साथ करवा देते हैं, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाने पर मुझे सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट। और साथ ही साथ में H2O के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। कुछ एग्जांपल आपके सामने है, जैसे HCl एक तरीके का एसिड है और NaOH बच्चों बेस है। ये रिएक्शन करेंगे तो यहां पर बन जाएगा NaCl और H2O मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अगर KOH रिएक्शन करता है। KOH क्या है बच्चों? ये बेस है। अरे ये बेस है, क्यों? क्योंकि इसके पास OH माइनस आयंस हैं, और ये एसिड है। क्यों? ये एसिड है, क्यों? क्योंकि इसके पास H प्लस आयन है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा यहां पर K2SO4 प्लस H2O मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने इन चीजों को सीखा भी है। जब मैं आपको एसिड पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बेस पढ़ा रहा था, उस दौरान आप बार बार देख रहे थे कि किस तरह से सॉल्ट बन रहे थे बच्चों। ठीक है ना? चलो अब हम बात करने वाले हैं अपने पहले कंपाउंड की, जो है कॉमन सॉल्ट। और अगर आप ध्यान दें तो NaCl को ही हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं बच्चों। किन किन बच्चों को यह फॉर्मूला पता था कि NaCl को ही हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिन्हें हम घरों में यूज करते हैं। हाँ बच्चों, जिन्हें आप घरों में यूज करते हैं। सुबह सुबह आपने जरूर खाया होगा। सर मैं सुबह ही तो लेक्चर ले रहा हूं, अभी तो मैं सो के जगह हूं। तो ठीक है, आपने कल रात में खाया होगा। ठीक, चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला बच्चों होता है NaCl। क्या होता है बच्चों? NaCl इसका कॉमन फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। तो सर इसका केमिकल नेम क्या है? इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चा? इसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और सर ये मिलता कहां से है? तो दो मेथड हैं हमें इस सॉल्ट को, अगर हमें सॉल्ट चाहिए तो दो तरीके से हम इस सॉल्ट को ला सकते हैं। एक तो पहला है कि मैं सी वाटर से ला सकता हूं, बहुत सारा। आपको पता है समुद्र के पानी में भर भर के नमक है, NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, तो मैं वहां से इसको प्राप्त कर सकता हूं। या मैं सेकंड मेथड जो हम जिसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट कह के, जिसे हम कहते हैं सेंधा नमक। और जनरली जब हम लोग फास्ट वगैरह होते हैं ना, तो इसी ही रॉक सॉल्ट का यूज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग सी बात कि क्यों हम रॉक सॉल्ट का यूज करते हैं और क्यों हम सी वाटर वाले से जो कॉमन सॉल्ट हमें प्राप्त होता है, जो हमारे घरों में होता है, उसका यूज नहीं करते। तो जनरली मैक्सिमम सॉल्ट जो हम खा रहे हैं वो हमें सी वाटर के थ्रू ही प्राप्त होता है। कैसे? कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी प्रोसेस करवाना है, इवेपोराइजेशन। हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंटेनर लेते हैं ऐसे करके, और इन कंटेनर में इस सी वाटर को डाल देते हैं, फिर वेपोराइजेशन करवा देते हैं। तो यहां से आपका H2O तो उड़ जाता है,
नीचे कौन बचेगा, ओनली NaCl बचेगा। इस तरह से कॉमन सॉल्ट हमें मिल जाता है सी वाटर से। बहुत ही आसान है, हाँ बहुत आसान है। आपको गड्ढा करना है, उसमें सी वाटर को भर देना है, कुछ समय बाद आना है तो पानी उड़ गया होगा और बचेगा आपके पास क्या, कॉमन सॉल्ट बच जाएगा। तो इसका यूज जनरली फिर इसको फिल्टर वगैरह किया जाता है और फिल्टर वगैरह करने के बाद हमारे पास भेज दिया जाता है, जिसका यूज हम घरों में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो रॉक सॉल्ट होते हैं ना, ये पहले से डिपॉजिट फॉर्म में जमीन पर पड़े हुए हैं। अब जैसे मुझे पता चल गया कि यार मेरे नीचे तो बहुत सारा रॉक सॉल्ट है, तो मैं माइनिंग करवाऊंगा और माइनिंग के थ्रू इस रॉक सॉल्ट को बाहर निकलवा लूंगा और फिर इसे मैं सेल करने के लिए भेज दूंगा। यहां पर दोनों में एक बात यह है कि जब हम सी वाटर से वेपोराइजेशन करवाते हैं तो बहुत सारे कीड़े हो गए, बहुत सारे जीव हो गए, वो इसी में पड़े रह जाते हैं, NaCl में। अरे उड़ा तो वाटर है ना, जब मैंने सी वाटर लिया था उसको मैंने वेपोराइजेशन करवाया तो पानी तो उड़ गया, बाकी जीव तो नीचे ही बचेंगे। तो जब रिफाइनिंग करवाया जाता है तो ऐसा माना जाता है, लोगों का ऐसा मानना है कि ये इम्प्योर हो जाते हैं, बहुत सारे जीव भी कट जाते होंगे इसी में, लोग खा लेते हैं इसी को, ठीक है, वो तो प्योरिफिकेशन की बात नहीं पता चलता। लेकिन रॉक सॉल्ट में तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि ये पहले से पड़ा था, तो लोग कहते हैं कि ये ज्यादा प्योर होता है। ऐसा लोगों का मानना है, साइंस का मानना नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है कि ये ज्यादा प्योर होता है और ये प्योर अच्छी तरीके से नहीं होता। तो जनरली हम जब फास्ट वगैरह रहते हैं तो सॉल्ट के रूप में रॉक सॉल्ट का यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारे घरों में जो नमक मिलता है जो होता है उसको हम सी वाटर के थ्रू ही प्राप्त करते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। अरे बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है, मजा आ रही है क्या? अरे सर इतनी लेट हो गई पढ़ते पढ़ते, मजा कैसे आएगी? अरे भाई आएगी, रिवाइज करवा रहा हूं, मजा आ जाएगी आपको पढ़ने के बाद। अब देखो जैसे आपने सेकंड चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, अब मैं आपको पूरा रिवाइज करवा दिया, नोट्स दे दिया, आपको मजा आ गई, अरे यार तो ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई। आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बता दिए सर ने, सब कुछ रिवाइज करवा दिया, तो ये तो अच्छी चीज हो गई ना आपके लिए। ठीक है चलो आ जाओ, अब हम बात करने वाले हैं कि लैब में हम किस तरीके से कॉमन सॉल्ट को बना सकते हैं। तो आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एसिड लेना है और ये एसिड रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे मैं HCl के नाम से जानता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप करा देते हैं, यानी कि एक एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ अगर आप करवा देंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा NaCl और साथ ही साथ आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इस तरीके से नमक का बनना, कॉमन सॉल्ट का बनना एक लैब मेथड माना जाता है। यानी कि लैब मेथड में हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे और हम कॉमन सॉल्ट बना सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे एसिड चाहिए होगा, मुझे बेस चाहिए होगा, रिएक्शन करवाना पड़ेगा, प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा क्या मिल जाए, सी वाटर मिल जाए, तो वहां से तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूं। तो डायरेक्ट वाली प्रोसेस ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये तो लैब प्रोसेस हो गई। लैब में आप कभी पढ़ेंगे या आपके टीचर्स कभी लैब में ले गए होंगे तो हो सकता है आपको करवाया भी गया हो एक्सपेरिमेंट। किन किन बच्चों के स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो चुका है? सभी बच्चे हाथ ना ऊपर करके कमेंट करेंगे कि हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया गया है और हमने कॉमन सॉल्ट को लैब मेथड के थ्रू बनाया है। ठीक है आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं जो NaCl से मिलकर बनी होती हैं। जैसे अगर मैं NaCl की रिएक्शन दोबारा से एसिड के साथ करवा देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है, साथ ही साथ में Na2SO4 मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रिएक्शन विथ सिलिका, अगर मैं एक कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन सिलिका के साथ करवा दूं तो पहले से मैं बताता हूं भाई, देखो कॉमन सॉल्ट जो है आपका ना वो सॉलिड फॉर्म में है, सिलिका भी आपका लगभग सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि आपको H2O की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि भाई दो सॉलिड कैसे आपस में मिल सकते थे, तो दोनों को मिलाने के लिए एक मीडियम की नीड पड़ती है जिसे मैं H2O कहता हूं। जब इनको मैं मिला दूंगा तो ये आपस में मिल जाएंगे और रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद यहां पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ में सोडियम सिलिकेट भी बनेगा, Na2SO3 बनेगा। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा सोडियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा Na2SiO3। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। ठीक, देन मैं अगली रिएक्शन आपको बताने वाला हूं, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूं तो आपको दो गैसेस लेनी पड़ेंगी, सॉरी एक तो गैस लेनी पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको मीडियम लेना पड़ेगा वाटर।
और जब हम रिएक्शन करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक तरफ तो क्या मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक तरफ अमोनियम कार्बोनेट, हमें सॉरी अमोनियम क्लोराइड मिल गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, NaCl का यूज करते हैं। बोलो रिएक्शन समझ में आई क्या? हाँ, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिनकी मैंने बातें की हैं। अगर आप वन शॉट किसी और का देखे होंगे तो आपको एक चीज पता होगी, ये सब चीजें नहीं बताई जाती बच्चा, ये वन शॉट में नहीं लोग बताते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर वन शॉट में रिवीजन दे रहा हूं, तो मैं इन बातों की भी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। अरे बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं क्या, अब हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा मतलब फार्मूला क्या हो गया जो अभी अभी हमने देखा था, ध्यान से देखो जरा इस फार्मूले को। अरे गौर फरमाओ, इस फार्मूले में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं क्या? बिल्कुल सही है बच्चों, आप सही हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों, NaHCO3, सोडियम के साथ HCO3 लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट का फार्मूला CO3 होता है और हाइड्रोजन भी लगा है, तो हमने बाइकार्बोनेट कह दिया, ठीक है ना। तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया। फार्मूला हो गया NaHCO3, ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। इज इट क्लियर क्या? ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आ जाओ देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अभी अभी मैंने बताया था, आपको कॉमन सॉल्ट लेना है, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा देना है। इसके लिए आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। आपने मीडियम क्या ले लिया, H2O, और एक गैस की नीड पड़ेगी, आपने गैस क्या ले लिया, CO2। आपने रिएक्शन करवा दी तो आपको मिल गया यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को बनाते हैं। आ जाओ कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बेकिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टी है। बेकिंग सोडा देखने में आपको व्हाइट कलर का दिखेगा और क्रिस्टल फॉर्म में दिखेगा। मतलब क्या है सर इस क्रिस्टल फॉर्म का? बच्चा, जिस तरह से नमक होता है ना, नमक कॉमन सॉल्ट, जिस तरह से उसके क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, वो लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होता, क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसके भी छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। अगर आप डायग्राम से देख पा रहे हैं तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, हमने डायग्राम ऐड किया है विथ नींबू के साथ, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल तो है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्युबल नहीं है। डीकंपोजिशन इसका इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन। ये डीकंपोजिशन को शो करता है, बिल्कुल ये डीकंपोजिशन को शो करता है। और ये क्या बनाएगा, अगर मैं इसे डीकंपोज कर दूं, यानी कि मैंने क्या लिया है, मैंने NaHCO3 लिया है, और अगर मैं इसे डीकंपोजिशन की रिएक्शन करवाना चाहूंगा तो मैं इसे हीट कर दूंगा, हीट करूंगा तो मैं देखूंगा ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएंगे, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएंगे, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिमूव हो जाएंगे बच्चों, और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो जो बनने वाला है वो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज्ड होते हैं सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। रिएक्शन मैंने सामने लिख दी है आपके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बच्चों रिएक्शन यहां पर भी लिखी हुई है, रिएक्शन यहां पर भी लिखी हुई है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा का डीकंपोजिशन क्या होता है। तो बेकिंग सोडा जब भी डीकंपोज्ड होता है तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है बच्चों, और क्या बनाएगा, और H2O भी बनता है बच्चों। क्या बनता है, H2O भी बन जाता है। बातें क्लियर हैं? चलो अगर क्लियर है तो इधर देखो। अब हम बात करते हैं पीएच की बच्चों। किसकी बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं। अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो इसकी पीएच न्यूट्रल होती है बच्चों। कैसी होती है, न्यूट्रल। यानी कि अगर मैं कहूंगा कि पीएच इसकी क्या है तो आप कह देंगे सर इसकी पीएच जो है ना, इसकी पीएच जो है ना वो 7 होती होगी। क्या होती होगी, 7। क्यों 7 होती होगी, क्योंकि इसकी पीएच न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जो भी चीजें होंगी उनकी पीएच 7 होती है। अभी अभी आपको सिखाया था, भूल गया क्या? अरे नहीं भूला सर, हमें तो याद है अभी। साथ ही साथ में ये नॉन फ्लेमेबल हैं, यानी ये जलते नहीं हैं। यानी जहां पे हमें आग वाग को
मान लो कहीं पर आग लग गई और उस आग को हमें हटाना, तो वहां पर हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को ऐड कर सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, और अगर हम डालेंगे तो आग हमारी गायब हो जाएगी। यानी क्यों? क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल होती है, जलती नहीं है, इसको जलाया नहीं जा सकता, इनके क्रिस्टल्स जलते नहीं है। बातें क्लियर हैं क्या? हाँ सर, बातें क्लियर हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हैं। तो आ जाओ बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं इनका यूज क्या होता है। किसका यूज? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का यूज क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं अपनी एसिडिटी को रिमूव करने में। अगर एसिडिटी बनी हो, घरों में बेकिंग सोडा हो, तो थोड़ा सा अगर हम बेकिंग सोडा को वाटर के साथ ऐड करके पी लेंगे तो हमारी जो एसिडिटी है वो गायब हो जाएगी। तो ये इसका एक अच्छा इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। साथ ही साथ में बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, अरे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही तो बनेगा, तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं हम। साथ ही साथ हम लोग जब केक बना रहे होते हैं, ब्रेड वगैरह बना रहे होते हैं ना, इसीलिए किचन में आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। अगर आपको पता हो या आपको ना पता हो, आज जाके आप किचन अपनी चेक करिएगा, हो सकता है कि आपके यहाँ बेकिंग सोडा हो, तो टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं है, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मम्मी से पूछिएगा, मम्मी जी क्या बेकिंग सोडा है क्या हमारे पास? अगर हो भाई तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हमारे पास, हमारे घरों में भैया बेकिंग सोडा रखा हुआ है। तो हम अपनी एसिडिटी को दूर कर सकते हैं, हमें इनो पीने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इनो में भी बेकिंग सोडा ही होता है बच्चों। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं केक की, ब्रेड की। तो केक और ब्रेड जहां पर बनते हैं ना बेकरी वगैरह में, बिना इसके काम नहीं हो पाएगा। बेकरी वगैरह में आपको बेकिंग सोडा देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि बड़ा यूज है बेकिंग सोडा का बेकरी वगैरह में, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर हम बात करते हैं कि माउथ वॉश वगैरह बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको भी ये क्या करता है, सुला देता है हमेशा के लिए, मतलब उनको भी ये साफ करता है, और ये न्यूट्रल होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है ना। चलो, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स की हम बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफी बार बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बच्चों अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करता हूं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स में वाटर लगा होगा। ये आपको जरूर याद रखना है कि Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स में वाटर जरूर लगा होगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो इस स्लाइड को, जरा ध्यान से देखो इस स्लाइड को। मैंने पहले स्टेप से क्या बनाया था, बेकिंग सोडा बनाया था। बेकिंग सोडा जब बना था उसका डीकंपोजिशन मैंने किया था, तो सोडियम कार्बोनेट से बन गए थे। और अगर इसी सोडियम कार्बोनेट में मैं 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूं, तो जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो 10H2O अगर लग गया तो बेटा ये तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बेकिंग सोडा से किस तरह से वॉशिंग सोडा हम बना रहे हैं, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। तो वॉशिंग सोडा किस तरह से बना, हमने पहले बेकिंग सोडा बनाया, उसका डीकंपोजिशन कर दिया, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, तो बच्चों Na2CO3 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल गए। इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, यहां पे ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। यहां पे हमने क्या किया है, सबसे पहले NaCl लिया था, अमोनिया गैस ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी और H2O लिया था। और ये प्रोसेस थी बेकिंग सोडा बनाने की। ये जो बना इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं बेकिंग सोडा कहता हूं। इस बेकिंग सोडा का डीकंपोजिशन मैंने कर दिया था, डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन होगा। तो डीकंपोजिशन जब मैंने किया था तो Na2CO3 बना था, यहां पर 2 लगा लीजिएगा, Na2CO3 बनेगा। इसको मैं सोडियम कार्बोनेट कहता हूं। और इस सोडियम कार्बोनेट से जब मैंने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर दिया, तो जो मुझे मिला लास्ट में ना Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी को तो मैं वॉशिंग सोडा बोलता हूं बच्चों। क्या बोलता हूं, वॉशिंग सोडा बोलता हूं। तो आ जाओ इसके नेमिंग को, यानी कि केमिकल नेम को लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होगा NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा NH4Cl।
NH4Cl और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2CO3। ये मैंने फॉर्मूले भी अलग से लिखवा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कई बार फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं और रिएक्शन भी इनकी पूछ ली जाती है कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का डीकंपोजिशन बताइए। अगर आपको यही नहीं पता कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 होता तो डीकंपोजिशन को कैसे करवा लोगे भाई? बता दो कैसे करवाओगे? नहीं करवा पाओगे बच्चा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। नहीं हो पाएगा तो आ जाओ। ये चीजें समझ में आई क्या कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। मैंने 3 स्टेप में इसको बनाया है बच्चों। आप 3 स्टेप याद रखेंगे। तीनों स्टेप मैं तो कहता हूं सब बच्चों को यही समझाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप जब बोर्ड एग्जाम इसे दे रहे होंगे तो बोर्ड एग्जाम में ये 3rd यानी कि तीनों स्टेप आपको लिख के लाना है। या आप कई बच्चे क्या करते हैं ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट से इसको बना के चले जाते हैं। हाँ ठीक है, आपको नंबर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन बच्चा आप तीनों स्टेप बना के आए। मैं तो यही कहूंगा कि आपको तीनों स्टेप को देखना है। ठीक है बच्चों, तो तीनों स्टेप को आपको देखना है और तीनों स्टेप को लिख के आना है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों स्टेप आप लिख के आए। 3 स्टेप में आप बनाएंगे वॉशिंग सोडा। ये एक अच्छी चीज हो जाती है, टीचर खुश होगा। अब भूल जाए वो बात की बात है, अगर भूल जाए तो भाई एक ही स्टेप में बना के आना, छोड़ना मत। बस छोड़ना तो नहीं है, ठीक है ना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है बच्चों, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक, आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी। आप वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या होंगी। जिस तरह से हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी उस तरह से हम इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अगर हम वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक तो इनके जो क्रिस्टल होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप देखेंगे डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है तो आप देख सकते हैं ये जो क्रिस्टल्स है ना ये कैसे हैं, ये ट्रांसपेरेंट हैं। ये ट्रांसपेरेंट है बच्चों, कैसे हैं, ये ट्रांसपेरेंट हैं। तो हाँ, अब थोड़ा सा धीरे धीरे आप देखेंगे ना वॉइस लो होने लगेगी बच्चा। एक रीजन होता है, 1.5 घंटे हो गए वीडियो रिकॉर्ड करते करते। हाँ कितने घंटे, लगभग, हाँ लगभग 1.5 घंटे हो गए। तो 1.5 घंटे से वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, धीरे धीरे वॉइस तो स्लो होगी ना, अरे एनर्जी तो डाउन हो जाती भाई। लेकिन ठीक है, तो इसी तरह से हम चैप्टर को खत्म करेंगे एनर्जेटिक तरीके से और बने रहेंगे। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे हमारी एनर्जी भाई लो न दिखे, बच्चों को ये ना लगे कि हाँ उनको ऐसा लगने लगे कि सर धीरे धीरे थोड़ा सा आपकी वॉइस दब रही है क्या। नहीं दबने देंगे बाबू, ठीक है ना। आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है बस। ठीक, तो मैंने क्या कहा, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और आपको ध्यान देना है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में मिलाओगे तो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं और साथ ही साथ में इनके पास डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इनका यूज हम करते हैं क्लीनिंग एजेंट में। किसमें करते हैं बच्चों, क्लीनिंग एजेंट में इनका यूज हम करते हैं। और ये परमानेंट वाटर की हार्डनेस को भी दूर कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में जैसे ग्लास और सॉफ्ट और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते चले आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है और वॉशिंग सोडा के यूज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार केवल यूज पूछता है आपसे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लीनिंग एजेंट के रूप में है परमानेंट वाटर की हार्डनेस। वाटर की हार्डनेस वाला क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर की हार्डनेस को यूज दूर करने के लिए कौन से कंपोनेंट का यूज करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में, सॉप में, पेपर्स में भी इसका यूज किया जाता है। बोलो क्लियर है, बातें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम हो गया और ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। बनाएंगे कैसे, आपको चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्क्लेड लाइम भी कहते हैं, आपको इसे लेना है और आपको क्या करना है, क्लोरीन गैस के साथ इसकी रिएक्शन करवा देनी है। जैसे आप इसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CaOCl2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इससे H2O को निकाल दूं तो इधर केवल एक ऑक्सीजन बचा होगा, तो Ca हो गया, इधर एक ऑक्सीजन हो गया और इधर Cl2 हो गया, तो CaO
CaOCl2 और H2O को बाहर कर दिया। इस तरीके से हमारा कंपोनेंट बन गया, जिसे मैं क्या कहता हूं, ब्लीचिंग पाउडर कहता हूं बच्चों। क्या कहता हूं? ब्लीचिंग पाउडर कहता हूं। और इस ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये येलोइश कलर का है, जो कि व्हाइट पाउडर होता है, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो किसके कारण होती है? भाई इस क्लोरीन के कारण होती है। क्लोरीन गैस की अपनी खुद की स्मेल है, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि CaOCl2 इसका फॉर्मूला है, इसमें Cl2 लगा हुआ है, क्लोरीन लगी हुई है, तो इसी क्लोरीन के कारण इसके पास स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। और वो इसलिए है क्योंकि इसके पास क्लोरीन है, ड्यू टू क्लोरीन होती है। इंपॉर्टेंट एक लाइन आपके लिए हो जाती है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, बट अगर हम देखते हैं कि अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं कहां पर, वाटर में, और वाटर में कुछ गंदगी वगैरह है, माइक्रोब्स वगैरह आ गए हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करने से वो भी गायब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी कि वाटर के प्यूरिफाइंग में भी मैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता हूं बच्चों। किसका यूज करता हूं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता हूं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो इसकी रिएक्शन है, अगर मैं इसको रिएक्ट करवा देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर से क्लोरीन गैस निकल जाती है और मुझे मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे इससे क्लोरीन गैस को निकालना है, जैसे मेरे पास क्या था, जरा ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। इधर देखो सभी बच्चे, इधर देख लो, चलो जल्दी से। तो CaOCl2 मेरे पास था, इसे मैंने कहा कि ब्लीचिंग पाउडर है मेरे पास। अगर मुझे इससे क्लोरीन गैस को निकालना है तो मुझे रिएक्ट करवा देना पड़ेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करवा दूंगा, तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएंगे, CaCO3 मिल जाएगा मुझे, और मुझे साथ ही साथ में क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस भी मिलेगी। क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस भी मिलेगी। तो इस तरह से मैं इससे क्लोरीन गैस को अलग कर सकता हूं कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा के। तो आपको बातें क्लियर हो गई कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, फॉर्मूला CaCO3 होता, CaOCl2 होता है। इसकी रिएक्शन जब मैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन गैस के साथ करवाता हूं, तो मुझे ये मिल जाता है। और दोबारा से अगर मुझे क्लोरीन निकालना है इससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूंगा, तो दोबारा से मुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगी। और इस क्लोरीन गैस का यूज भी मुझे अदर और बहुत जगह पड़ सकता है। जैसे मुझे क्लोरीन गैस चाहिए, मान लो मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, और मेरे पास क्या रखा हुआ है? मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ है, तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराऊंगा तो मुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगी। बच्चों क्या मिल जाएगी? क्लोरीन गैस मिल जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट इनके यूज देख लेते हैं। इनके यूज क्या है? इनके यूज है कि हम इनका यूज करते हैं क्या, ब्लीचिंग कॉटन जैसे लिनेन हो गया और टेक्सटाइल्स हो गई, इनमें भी हम इनका यूज करते हैं। क्लॉथ वगैरह मतलब जहां पे धुले जाते हैं वहां पर भी इनका यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इनका यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इनका यूज करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, उनका प्योरीफाई करना। मैंने क्या कहा ना, ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसी चीज है जो वाटर को प्योरीफाई करता है, उनके माइक्रोब्स को हटा देता है। तो उनमें भी हम इसका यूज करते हैं। किस लिए? फ्री माइक्रोब्स वाले वाटर्स को लेने के लिए, क्योंकि वाटर में छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं ना, तो अगर मैं इसको डाल दूंगा तो वो सब साफ हो जाएगी बच्चों। ठीक है। तो और इसका यूज हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। और वुल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, यानी कि जैसे शुरुआत में हमने कपड़े बनाए जो कि आपके वुलन कपड़े, मतलब कि कपड़े हुआ करते थे, उनमें एक प्रॉब्लम थी कि वुलन कपड़े सिकुड़ जल्दी जाते थे। सिकुड़ना उनके अंदर एक बड़ा खराब सी चीज थी, बहुत जल्दी सिकुड़ जाए। अब जैसे सिकुड़न आ जाएगी तो आपको पहनने में दिक्कत होगी। तो हुआ क्या, हमने एक उपाय खोजा कि अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देते हैं तो जो उनमें सिकुड़न आ रही थी ना, वो नहीं आएगी। ठीक है ना। तो एक रिएक्शन और देख लो, अगर मैं इस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ करवा देता हूं तो दोबारा से मुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगी और मुझे मेरा कंपोनेंट भी मिल जाएगा जो शुरुआत वाला था।
क्या था, इसी के साथ तो मैंने रिएक्शन करवाई थी, किसकी, अरे इसके साथ मैंने किसकी रिएक्शन करवा दी थी, बोलो, क्लोरीन की रिएक्शन करवा दी थी। तो मुझे क्या मिल गया था, CaOCl2 मिल गया था। तो कई तरीके के मैंने रिएक्शन आपको बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड वाली भी बता दी, ये वाली भी बता दी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर ठीक है सर, सब बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आ जाओ, अब हम बात करते हैं कॉस्टिक सोडा की। वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत में ही लग चुका है, तो बच्चों ध्यान से समझना है और अच्छी तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब करके ही आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसका केमिकल नेम आपको बता देता हूं। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सभी बच्चे जानते होंगे NaOH। अगर मैं कॉमन सॉल्ट लेता हूं, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा देता हूं, और यहां पर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा, तो मुझे मिलेगा NaOH, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मुझे मिल जाएंगी। अगर मैं देखता हूं क्लोरीन कहां पे मिलेगी, तो क्लोरीन मुझे मिलेगी एट एनोड पर, और मुझे हाइड्रोजन गैस कहां पे मिलेगी, कैथोड पर। इस बात को आपको याद रखना है बच्चों कि जो आपको यहां क्लोरीन गैस मिल रही है ना, क्लोरीन गैस मिल रही है कहां पर, एनोड पर मिल रही है बच्चों। कहां पर मिल रही है, एनोड पर मिल रही है, और हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड में मिल रही है। आपको जानते होंगे कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहां पर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको क्या करना पड़ता है, एक बॉक्स लेना पड़ता है ऐसे करके, और उनमें एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ निगेटिव प्लेट लगती है, और इसे आप जाके बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर इस प्रोसेस को, यहां पर जो भी सॉल्यूशन हम यूज करेंगे उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, और हमें कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हम यूज कर रहे हैं क्या, NaCl की रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के साथ, और वहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो हमें NaOH मिल जा रहा है, जिसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसे जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। मैंने सारी बातें लिख दी हैं कि आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, आपको क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, और इससे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी, और NaOH मिल जाएगा। क्लोरीन गैस आपकी एनोड पर मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पर मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सी गैस मिल रही है और कैथोड पर कौन सी गैस मिल रही है। बाकी तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा, आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा और धैर्य बनाकर चलिए, बस लेक्चर समाप्त होने वाला है, और आपको पता है ना कि आपने किस तरह से चीजों को रिवाइज किया है। आपको आनंद तो आ ही रहा होगा कि सारी बातें हमारी रिवाइज हो गई हैं। थोड़ा सा भले ही लेक्चर हमारा लेंदी हुआ, लेकिन हमें बातें तो सब कुछ समझ में आई, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या कॉस्टिक सोडा के क्या यूज हैं। तो पहली चीज तो ये है, इससे हम सॉप्स बनाते हैं और डिटर्जेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉप्स और डिटर्जेंट्स बनाते हैं। साथ ही साथ हम पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, या आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स या फाइबर्स को बनाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट के रूप में, डिटर्जेंट्स के रूप में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। और अगर हम बात करते हैं कि पीएच को मेंटेन करने में भी इनका यूज करते हैं क्या, हाँ, क्योंकि बच्चा ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के बेस होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके के बेस होते हैं, क्योंकि ये OH- आयन को रिड्यूस करते हैं। अगर मैं इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, किसका, NaOH का करवा दूं, तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या मिलेगा, Na+ मिल जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, OH- मिल जाएगा, और इसी OH के कारण ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। बोलो क्लियर है क्या, हाँ क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं, अब हम देखने वाले हैं कि H2 के क्या यूजेस हैं और क्लोरीन गैस के क्या यूजेस हैं। 2-4 यूजेस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला यूज अगर मैं इनका बताना चाहूंगा आपको, तो मैं कहूंगा प्रोडक्शन ऑफ HCl को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद अमोनिया के फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और
मेथनॉल बनाने में भी इनका यूज किया जाता है, और फ्यूल्स बनाने में जिनका यूज हम रॉकेट्स में करते हैं, इस हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हाइड्रोजन गैस के लिए। ये फ्यूल वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेथनॉल वाला भी इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। तीनों बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एटलीस्ट ये 3 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लोरीन की बच्चों। तो क्लोरीन में अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरीन के कुछ बातें आपको याद रखना। देखो, क्लोरीन का एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम इनका यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हम इनका यूज करते हैं। ये 2 बातें तो आपको याद होंगी, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हम इनका यूज करते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, जैसे पीवीसी बनाने में और क्या बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में और पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इनका यूज होता है। और साथ ही साथ जो क्लोरीन है ना बच्चा, ये क्लोरीन वाटर को भी प्योर कर सकती है, इसलिए स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरीन गैस भी छोड़ी जाती है, ताकि स्विमिंग पूल्स में जो माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया है वो ना पनप पाए। यानी कि वाटर के प्योरिफाइंग में भी आप क्लोरीन गैस का यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है। तो आ जाओ, अब हम लास्ट पीओपी की बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओपी से तो सभी बच्चे परिचित होंगे जो बोर्ड वाले होंगे, और बोर्ड में आपको पता है कि पीओपी तो हाँ ठीक ठाक पूछी गई है भाई, काफी बार पूछी गई है, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पीओपी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो सभी बच्चे पीओपी को अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीओपी का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो बनाया गया वो पेरिस में बनाया गया, तो पेरिस से इसका नाम बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 into ½ H2O। याद रखना, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, 1/2। हेमी का मतलब होता है हाफ, यहां पर ½ H2O लगा हुआ है, ध्यान से देखो ½ H2O लगा हुआ है, इसीलिए इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर मुझे इसे का प्रोडक्शन करना है, बनाना है, तो मुझे जिप्सन चाहिए होगा। जिप्सन का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, तो जिप्सन का फॉर्मूला ये बच्चे याद रखेंगे। जिप्सन का फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है बच्चों। अगर मैं जिप्सन ले लूं और उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दे दूं, जिप्सन ले लिया है, CaSO4 into 2H2O फॉर्मूला होता है जिप्सन का। अगर मैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देता हूं तो मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, और 3/2H2O के फॉर्म में मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा, क्या लैब के अंदर ये पॉसिबल है? क्या लैब के अंदर ये बनाना पॉसिबल नहीं है? तो क्योंकि अब तुम खुद देखो, ये ½ H2O कहां से लाओगे बताओ? अरे कैसे ½ H2O बन जाएगा, कैसे 3/2H2O बन जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो आप क्या करते हैं, आप जिप्सन को ना 2 मॉलिक्यूल्स में अगर ले लें, जिप्सम को आप अगर 2 मॉलिक्यूल्स में ले लें तो काम बन जाएगा। यहां पर हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सन लिया था, अब मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सन लेता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिल जाएगा CaSO4 into H2O, और यहां मिल जाएंगे 3H2O। ये हमारी रिएक्शन करेक्ट हो जाएगी। तो ये जो लैब में रिएक्शन करवाई जाती है ना, ये वाली रिएक्शन होती है। हम 2 मॉलिक्यूल्स में जिप्सन का यूज करते हैं, क्योंकि ये वाली रिएक्शन नेचुरल तरीके से पॉसिबल नहीं है। अरे बोल दो, ये चीजें समझ में आई क्या? हाँ, ये लैब में पॉसिबल नहीं है, नेचुरल तरीके से नहीं, लैब में ये पॉसिबल नहीं है। तो लैब में हम इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करते, हम दरअसल 2 मॉलिक्यूल्स में जिप्सन लेते हैं ताकि हमें कुछ ऐसा कंपोनेंट मिल जाए CaSO4 into H2O प्लस 3H2O, ये वाला कंपोनेंट हमें मिल जाए। अरे बोलो क्लियर है बातें? ठीक है, अब आ जाओ इनके यूज देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, हाँ इनके यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला यूज है हम खिलौने बनाने में, जैसे टॉय वगैरह बनाने में, और बहुत सारी चीजें हैं मटेरियल्स बनाने में, बहुत सारे मटेरियल्स बनाने में हम लोग ब्लैक बोर्ड के चौक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। तो अगर आपको पता होगा, जनरली पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस घरों में भी होती है। घरों में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर छतों में डिजाइन बनवाते हैं। तो डिजाइन बनवाने के लिए, बर्तनों में जैसे छोटे छोटे बढ़िया अच्छे अच्छे शेप के बर्तन बनाने के लिए, और बहुत जगह इसका यूज होता है, तो उनको भी देखते हैं। जैसे 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 फायर प्रूफिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए, और अपनी सरफेस को अच्छा बनाने के लिए, और हॉस्पिटल्स में भी इनका यूज किया जाता है
फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए और सांचे बनाने के लिए, दांतों के सांचे बनाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज की, तो कुछ इमेज मैंने डाली है सामने, आप देख रहे होंगे इसका बेचारे का हाथ टूट गया है। तो ये जो पट्टी आपको दिख रही है ना बंधी हुई, तो ये दरअसल प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर इसको बांधा गया है, ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि लाइट वेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बहुत भारी नहीं होता है, और ये प्रॉपर फिक्स हो जाता है। जैसे हाथ मुझे मोड़ना नहीं, अगर मोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, तो आपको फिक्स करने के लिए या तो रॉड बांध दीजिए बेचारे के ऊपर, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना ज्यादा भारी नहीं होता और भारी भी नहीं होता, और काफी ज्यादा यूज भी हमारे मेडिकल लाइफ में भी है और हमारे कॉमन लाइफ में भी है। हम बहुत सारे मटेरियल्स बनाते हैं, चौक वगैरह जो आप बोर्डों में लिखते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही मिलकर बनी होती है। तो बहुत अच्छा सा ये टॉपिक था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहीं से हमारे चैप्टर की समाप्ति होने जा रही है, और आपने बढ़िया तरीके से चैप्टर को पढ़ा। और ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपोनेंट्स में आप वाटर को ऐड कर देते हैं तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो गए। जैसे मैंने क्या लिया है यहां पर, मैंने देखो क्या लिया है, मेरे पास कॉपर सल्फेट है। तो बच्चों देखो इधर मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, और इस कॉपर सल्फेट में आपको मिलेगा क्या, 5 मॉलिक्यूल्स में H2O। तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसका हो चुका है। अगर मुझे डी क्रिस्टलाइजेशन करवाना है, यानी डी क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप रिमूव कर देंगे किसको, H2O को। किसको रिमूव कर देंगे, H2O को। तो अगर आप इसे हीट कर देंगे, तो हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इससे अलग हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं कि डी क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अरे वन शॉट में तो सर का भी किसी ने क्रिस्टलाइजेशन नहीं पढ़ा दिया, आपने तो क्रिस्टलाइजेशन डी क्रिस्टलाइजेशन दोनों पढ़ा दिया। तो अच्छी बात है सर। हाँ, तो हमारा लेंदी वीडियो भी बन रहा है और हम बोर्ड के टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं। हम ऐसे नहीं चल रहे कि कम समय में हमें कंटेंट को बना देना है, या कम समय में हम बनाएंगे तो बच्चे ज्यादा देखेंगे। हम पूरा कंटेंट देंगे, पूरा कंटेंट। 1000 बच्चे ना देखें, 10 बच्चे देखें, लेकिन 10 बच्चे जो देखें उनको मजा आए, हम इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तो मजा आ रही होगी कि हर एक चीज को सर ने कवर कर रखा, कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर मुझे वाटर क्रिस्टलाइजेशन करवाना है तो दोबारा से इसी को पकड़ो, दोबारा से इसी को पकड़ो और वाटर को ऐड कर दोगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया। और रिक्रिस्टलाइजेशन में आप देखेंगे कि वाटर ऐड हो चुके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो गए हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटाने के लिए डिक्रिस्टलाइजेशन होता है और ऐड करने के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अरे बोलो, क्लियर है क्या? हाँ, तो यहां से हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है। पूरे चैप्टर को हमने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन वे पर और सारी वो बातें देखी जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस देख ली, सब चीजें समझ ली। हमें अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाय द वे, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करे, बताए सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। उसके लिए मेरे पास बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। तो अगर आपकी कमेंट आएगी तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा बच्चों। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन भी यहां से नहीं मिल पाता। और आपको फीडबैक के रूप में एक कमेंट जरूर ड्रॉप करनी है। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं एक नए वन शॉट के साथ। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।